तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। कल है बाजारों में छुट्टी का माहौल और परसों होगी वायदा कारोबार की एक्सपायरी, लेकिन उसके विपरीत कल के विपरीत आज का कारोबार। कल जब उस वक्त इसी समय मुंह लटका हुआ था, चेहरे उदास थे, एकदम गमगीन सा माहौल, और आज देखिए दीप के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशी है, वाह क्या कहने। तो आखिरी 1.5 घंटे में आप सबका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और डेफिनेटली अनिल जी खुश करने वाला बाजार है। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है और उन सेक्टर्स में आ रहा है जहां पर कल पिटाई हुई थी। तो वही एक्शन आपसे समझना चाहूंगा सर। बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? अरे सब बड़ी बड़ी बातें हैं दीप, आज छोटी बात कुछ है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया है। शानदार तेजी होती दिख रही है, दिन के उच्चतम स्तरों पर बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और खास तौर से माय फेवरेट बैंक निफ्टी, ये जो लीडरशिप ले रहा है कहना ही क्या। निफ्टी ने मारी है सेंचुरी, लेकिन बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। 800 पॉइंट, 31,700 का जो फाइनल टारगेट था इस रिकवरी का, उसके बेहद करीब पहुंचने की कोशिश होती हुई दिख रही है। 125 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स 400 अंक ऊपर है। सब छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को देखिए। जैसा हम कह रहे थे कि गिरने में आगे तो बढ़ने में भी, रिकवरी में पहले संकेत यहाँ से आते दिखे, लेकिन अकेला बैंकिंग शेयर नहीं है, साथ देने के लिए ऑटो भी पूरी रफ्तार में है। मैंने मारुति देखिए क्या तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं, और वो भी तब जबकि रिवर्स गियर में है आईटी इंडेक्स। रिवर्स गियर में कुछ हद तक चुनिंदा फार्मा शेयर, लेकिन उसके बावजूद आईटी इंडेक्स, टीसीएस देखिए 4% लुढ़का है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सारे के सारे ये बड़े लूजर हैं। उसके बावजूद बाजार बेहद मजबूत है आज के सेशन में। जबकि बाहर से कुछ नहीं, पूरा कल भी और आज भी हमने अपनी मर्जी से, अपने दम पर, अपने संकेतों से ट्रेड किया है। और ये संकेत आप देख सकते हैं यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार, डाउ फ्यूचर सपाट, और कल हमारी छुट्टी, उसके बावजूद चुस्त दुरुस्त दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करते हुए बाजार, स्पेशली बैंक निफ्टी पर 14,350 के ऊपर, माफ कीजिएगा 31,300 350 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आया। 200-250 पॉइंट चुटकियों में बैंक निफ्टी में पिछले 3 मिनटों में, 5 मिनटों में बढ़े। पिछले 5 मिनट मैं ये सोच रहा था कि देव के क्यों ना शो जल्दी शुरू हो जाए, हेडलाइन जल्दी खत्म हो जाए, और बस मैं जल्दी से आ जाऊँ स्क्रीन पे, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से पिछले 5-10 मिनटों में तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है, मजा आ गया। बिल्कुल सर, जबरदस्त रिबाउंड आते हुए दिख रहा है और उन्हीं नेम से आ रहा है सर जिनकी कल पिटाई हुई थी। तो ये थोड़ा रिवर्सल ऑफ ट्रेड समझें, या फिर बाजार ने कल डिसाइड कर लिया कि ये कुछ ज्यादा ही हमने प्राइस इन कर लिया है, अब थोड़ा चांस भी देना चाहिए मार्केट्स को? डेटा है दीप, देखिए सिंपल, अपने एक ही जिंदगी में एक ही चीज आई है समझ में, थोड़ी बहुत जितनी भी आई है वो भी। मार्केट तो कभी किसी को समझ में आता नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं आता, लेकिन हाँ डेटा समझ में आते हैं और डेटा इंडिकेशन देते हैं। इसलिए मैं आपको सुबह कह भी रहा था कि अब सुबह खुलते ही रिकवरी आएगी, दोपहर में आएगी, या एक दिन रुक कर आती है। 3 साफ साफ कारण थे जिसकी वजह से बाजार को बढ़ना है। पहला कारण, जिस तरह से ओवरसोल्ड मार्केट हो चुके हैं, पुट कॉल 0.88, ये पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, पहला कारण वो दिया था। दूसरा कारण, एफआईज की बिकवाली से डर लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन पहली बार एक एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों को हमने अलग तरीके से एनालाइज किया कि अब 50% पर लॉन्ग पोजीशन आ गई है। नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट इंडेक्स में 25% पे, जो हार्डली कभी देखने को मिलता है। तो और कितना बेचोगे भाई, कि भारत छोड़ के थोड़ी जाना है, रहना तो है ही है। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण, जो 72 रुपए के भाव पर आप स्टॉक बेच कर जाते हैं, जो 75 पे बेचते हैं, 4% तो आपका करेंसी का नुकसान है अगर कैश में आप बेच कर जाते हैं। तो हेजिंग के लिहाज से बेचना है तो वायदा कारोबार है, वापस खरीदेंगे। कैश के लिहाज से डिलीवरी छोड़ें तो दिक्कत। तो इसलिए ये तीनों कारण आज काम करते हुए दिखे हैं दीप। तो बेहतरीन रिकवरी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस रिकवरी में एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, वो ये दीप, इस रिकवरी में हम अहम लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर थोड़ी सी रुकावट के संकेत आ सकते हैं। और वो रुकावट के लिए संकेत है 14,450 के आसपास निफ्टी पर। देखिए निफ्टी आज उतना मजबूत है नहीं, जैसे कल निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं था। बैंक निफ्टी ने पहले नीचे के लेवल तोड़कर आपको दिखाए, वैसे ही आज निफ्टी उतना मजबूत नहीं है। और उसकी वजह है कि आईटी शेयर अपनी मतलब वो कंट्रीब्यूशन तो बंद ही कर दिया, उल्टा मतलब बढ़ने नहीं दे रहे निफ्टी को। तो आईटी शेयरों का योगदान है नहीं। अगर टीसीएस 4% घटेगा तो कैसे निफ्टी बढ़ेगा एक लिमिट से ज़्यादा। तो 14,450 14,500 निफ्टी कंजेशन जोन में। बैंक निफ्टी 31,700, अब अगला आखिरी पड़ाव है 31,600 के आसपास तक पहुंचे। 31,500 675 होता है एग्जैक्टली, तो उसके आसपास थोड़ा रुकना चाहिए। और उसके पार निकले तो फिर हम नई रेंज में जाएंगे, जो होगी मेरे ख्याल से 32,300 के आसपास तक की बनेगी। 32,000 32,300 तब देखेंगे। तो इस रेंज के आसपास थोड़ा रुक सकते हैं। और रुकने की वजह बता दूं, कल छुट्टी है, परसों वायदा कारोबार की एक्सपायरी है। और ये डर इतनी तेजी के बाद हमेशा आपके मन में रहना चाहिए कि अगर लॉकडाउन आया तो महाराष्ट्र में ही आए,
एक झटका आपको थोड़ा सा दे सकता। तो ऊपर के लेवल पर अब 31,700 के आसपास जितना नज़दीक, अब 31,600 से प्रॉफिट बुक रहे हैं, 700 से करें, हल्का सा जाए। शॉर्ट करने की बात नहीं करूँगा, चाहे तो ऊपर के लेवल पे हल्के हल्के अगर आपके भाव आ रहे हैं, आपके लेवल्स आ रहे हैं, अटके हुए हैं, थोड़ा हल्का हो जाइए, चिंता मत कीजिए। मौका दे रहा है बाजार, हल्का हो जाइए, सिंपल। जी दीप। बिल्कुल सर, मौका दे रहा है बाजार, हल्का होने का फायदा उठाइए। और फायदा उठाइए अनिल जी की सलाह का, क्योंकि आपको याद होगा आज सुबह अनिल जी ने कहा भी था डेटा रीडिंग के समय कि अब डेटा इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए। आज के ट्रेड या आने वाले दिन के ट्रेड में आ सकता है, और एग्जैक्टली अभी हम वैसा ही होते हुए देख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आपको क्या सलाह दी गई थी। 14,250, 14,350 ये मजबूत सपोर्ट रेंज है जहां तक बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है, और मेरा ये मानना है कि वहां तक पहुंच चुका है। तो अब एक बड़ी चीज जो बताना चाहता हूं दीप, वो ये है कि अब फ्रेश मंदी जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो के रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब फ्रेश मंदी हमें तभी सोचनी है जब निफ्टी 14,200 के नीचे बंद हो। इन लेवल्स के आसपास फ्रेश मंदी करना, बेचना, बेचकर निकल जाना थोड़ा सा रिस्की है। एक बाउंस का इंतजार करें, उस बाउंस में बेचें। आज या फिर परसों में से, कल की छुट्टी है, आपको लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है, और पुट कॉल रेशियो 0.88 ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, और ये ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देगा, और वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग देगा। तो फायदा उठाए करिए अनिल जी की सलाह का। कहा था उन्होंने एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की मूव आ सकती है, और एग्जैक्टली वैसा ही मूड माहौल बाजार का इस समय बनते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हैं, कुछ कॉल्स भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और फिर आपको आने वाले दिनों के इवेंट्स और खबरों वाले शेयर्स भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं विश्वेश जी के साथ, बिगुल विश्वेश का विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। देखिए दीपांशु, कल हमने एंटिसिपेट किया था अगेंस्ट द मार्केट कि मार्केट ओवरडन है, और पुट कॉल रेशियो डेटा जो था, मतलब 2.5 करोड़ इंट्राडे अगर कॉल राइट होता है तो दैट इज़ अ सेंटिमेंट एक्सट्रीम। तो मुझे लग रहा है कि व्हाट वी आर गेटिंग इज़ वेरी मच इन एक्सपेक्टेड लाइन। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो गैप है 32,400 तक, वहाँ तक की जगह बन गई है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर मेरी ओर से जो ट्रेड की सलाह है दीपांशु, वो है 32,000 का मंथली का, कल की एक्सपायरी परसों की एक्सपायरी का नहीं, मंथली का 32,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीबन 680 के आसपास मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट है 560 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, 975 और 1100 के टारगेट के लिए 32,000 का 29 अप्रैल का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग देगा सेकेंड हाफ में। 29 अप्रैल का क्यों ले रहे हो विश्वेश जी? यही परसों वाला, ये नहीं? देखिए, अगर अनिल जी डेटा के फ्रंट पे बात करें तो जो परसों वाला है उसका एक दिन का जो गलने का रेट है, जिसको थीटा कहते हैं, वो 70 रुपए है, 70 रुपीज। और वही अगर आप 29 अप्रैल वाला 32,000 का थीटा देखो तो वो 26 रुपए है। तो मतलब कल अगर मार्केट बंद भी रहा तो उसकी वैल्यू रिलेटिवली कम डीके होगी कंपेयर टू द परसों की एक्सपायरी। तो थोड़ा सा टेक्निकल रीजन होता है, ग्रीक कहते हैं इसको ऑप्शंस के, उसका यूसेज करके अगर थोड़ा सा ऑप्शंस में आप रणनीति बनाओ तो मुझे लगता है अच्छा फायदा होता है। तो प्योरली ऑन द बेसिस की छुट्टी है और शायद ऐसा मूव नहीं आया तो कंपैरेटिवली मंथली में आपका लॉसेस कम होगा इन अ वेरी नियर टर्म। अच्छा, गलने को थीटा कहते हैं, तो फिर ये मेल्ट का मतलब क्या है? अनिल जी, दोनों चीजें सेम है, मेल्टिंग रेट कहो या गलने का कहो। मैं तो क्या है अनिल जी, हमारे देखिए आपसे ही सीख रहा हूँ अनिल जी। देखिए आप जितनी सरल भाषा में बोलते हो और मतलब लाखों करोड़ों दर्शकों के आप हार्ट थ्रोब हो, तो मतलब आपके पीछे पीछे मैं भी वही सरल भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए। अब आपने इतनी तारीफ कर दी, मैं और एक दो सवाल और पूछ के टांग खींचने वाले, छोड़ो जान दो। अभी विशेष जी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या बोलूं विशेष जी। विशेष जी जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहिए। कुछ और अच्छा करने की तैयारी है सुमित जी की, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 47 रुपीज 40 पैसा, 47 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड, SUBEX LTD, सुबेक्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। क्वार्टरली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है। अक्टूबर 2011, अभी चल रहा है 2021, अक्टूबर 2011 के स्टॉक हाईज ब्रेक कर रहा है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। रिसेंट के हाईज ब्रेक किए हैं। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुबेक्स यहां से एक बड़ा और अच्छा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है। कुछ दिनों के लिए ये स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें, जिन्होंने बना रखी है होल्ड करके चले। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट 43 रुपए 50 पैसे 44 रुपए का होगा। 44 रुपए के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनाए। ऊपर में इमीडिएट टारगेट बनेगा 52 रुपए का और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 58 रुपए का। 52 से 58 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ दिनों के लिए सुबेक्स में खरीदारी करें। 44 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो 44 के नीचे का स्टॉप लॉस, सुबेक्स में करे खरीदारी। ये है आपके लिए सुमित जी की राय। बाजार गर्म हो रहा है, ढेरों स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। आइए आपको आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स के बारे में बता देते हैं और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। इंडिग्रिड का राइट्स इशू आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। इशू प्राइस 110 रुपए प्रति यूनिट है। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर घरेलू बाजार तो बंद रहने वाले हैं, लेकिन ट्रिगर्स फिर भी हैं। इन्फोसिस नतीजों के साथ बायबैक और डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा। वहीं कैश मार्केट में टाटा मेटलिक्स और RIIL के नतीजों पर नजर रहेगी। दो बैंकों के निजीकरण पर नीति आयोग, RBI समेत विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक है, इस पर फोकस रहेगा। गुरुवार यानी कि 15 अप्रैल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के साथ ही निफ्टी में विप्रो और कैश सेगमेंट में टिन प्लेट के नतीजों पर नजर रहेगी। रिजर्व बैंक 15 अप्रैल को 25,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगी। वहीं जेट एयरवेज केस की NCLT में सुनवाई जो है वो भी 15 अप्रैल को होने की संभावना है, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स, इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। दिन की ऊंचाई पर है बाजार, ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में। कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जानते हैं कुशल के साथ। गुड आफ्टरनून कुशल, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सिप्ला पर नजर रखिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन इन्होंने बढ़ा दिया। जो फर्स्ट वेव आई थी उसके मुकाबले ऑलमोस्ट इसका जो प्रोडक्शन है ये दोगुना इन्होंने कर दिया है। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, पनेशिया बायोटेक, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि 21 दिन के अंतराल में स्पुतनिक V वैक्सीन जो है वो दी जाएगी और इसकी भी जो 2 डोजेज हैं वो लगती हुई नजर आएंगी। इसके DCGI ने ऑलरेडी इसको मंजूरी दे दी है इसके इमरजेंसी यूज के लिए। साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर Q4 में जो JLR बिक्री के आंकड़े आए हैं, करीब 12.5% बढ़कर 1.23 लाख यूनिट जो है कंपनी बेचने में सफल रही है। और साथ ही Q4 में जो कैश फ्लो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट ने जताया है। और जो जैगवार बिक्री है वो 17% Q4 में घटकर करीब 23,463 यूनिट सालाना आधार पर आती हुई नजर आई है। आंध्रा पेट्रो यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेनॉल पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो सरकार ने लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने ये ड्यूटी लगाई है और ये अगले 5 वर्षों तक जो ड्यूटी लगाई गई है, इससे आंध्रा पेट्रो को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि न्यूज राइज के हवाले से एक खबर आ रही है कि 5G ट्रायल के पैनल रिपोर्ट पर आज विचार किया जाएगा। तो यहां पर देखना होगा कि किस तरह से आगे के लिए ये पैनल रिपोर्ट का क्या डिसीजन निकल कर आता है। और हिंदुस्तान जिंक विनिवेश मामले पर सुनवाई जो है वो अगले हफ्ते के लिए अब टल चुकी है। तो यहाँ पर भी एक अपडेट है। L&T सऊदी अरब में करीब 300 मेगावाट सोलर प्लांट जो है उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये इनके लिए एक अपडेट है। वीनस रेमेडीज वेस्ट फार्मास्यूटिकल के साथ इन्होंने करार किया है और ये ब्लड क्लॉटिंग के इलाज में जो सिरिंज लॉन्च है वो कंपनी करेगी। तो ये इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अदानी ग्रीन साथ ही यहाँ पर भी इनका बिजनेस अपडेट आया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो FY21 में 925 मेगावाट का क्षमता विस्तार इन्होंने अभी किया है इस मौजूदा पिछले साल के वित्तीय वर्ष में। और एनर्जी सेक्टर में करीब बिक्री ऑलमोस्ट 19% बढ़ती हुई नजर आई है। और अंत में आप देखिए फाइजर जो कंपनी है करीब 5% की तेजी आज दिखा रही है। और यहाँ पर विदेश में बनी जो कोरोना वैक्सीन है उसको मंजूरी देने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें अब तेजी होती हुई नजर आ रही है। और उस वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है काफी बड़े फोकस में है। बिल्कुल, तो फाइजर पर रखिए नज़र। पर शायद बाजार के मूड माहौल जो सुधरा है उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है, वैक्सीन पॉलिसी में भारत ने बदलाव करा है। अब जो भी
ग्लोबली अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वहाँ पर उन्हें अब भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक उनके अप्रूवल पर का प्रोसेस होगा, एक ब्रिज ट्रायल का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो शायद इसकी वजह से भी बाजार का मूड माहौल काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है। स्पुतनिक को मंजूरी मिल गई है, कुछ ही दिन में इसके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। साथ ही बाकी जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वहाँ पर भी भारत का अप्रूवल प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है वैक्सीन को लेकर। और अनिल जी, शायद इससे भी थोड़ा मूड में सुधार आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, इससे बेहतरीन मूड बनता हुआ दिख रहा है। डे हाइस पर बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 31,675 का फाइनल टारगेट दिन का जो था वहां तक निफ्टी पहुंच चुका है। अब यहां से जो बढ़ना शुरू होगा, अब दिखाएगा असली तेजी। ये तो था एक रिकवरी करेक्शन ओवरसोल्ड मार्केट का, जो 14,475 तक पहुंचना था और 31,700 तक पहुंचना था। अब 14,500 550 तक पहुंचता है निफ्टी, तो और मजबूती के संकेत मिलेंगे और 14,700 के पार निकलने के बाद 32,300 तक की एक यात्रा करने की तैयारी होगी। और इस तैयारी में साथ दे रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी पूरी तरह से, और छोटा मोटा काम करने के मूड में आज है नहीं। सीधा बिगुल स्पेशल पिक का बताएं सर, क्या है स्पेशल आज आपके पास? देखिए अनिल जी, स्पेशल ये है, स्पेशल स्टॉक अनिल जी, जिस दिन हमने स्टॉक कवर करा था उस दिन सबने इसको कवर करा था और उसके बाद बड़े ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी। और स्टॉक है लॉरेस लैब। लॉरेस लैब को जब हमने पिछली बार कवर करा था मूव देखने को मिला था और अब ये स्टॉक एक बड़ा टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा है, तो लॉरेस लैब को मिस नहीं कर रहा है। इस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए पिछली बार 5 तारीख को हम लोगों ने खरीदारी की राय दी थी 380 के आसपास, तभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट था और अब अनिल जी फिर फ्रेश ब्रेकआउट लॉरेस लैब्स में आता हुआ दिख रहा है। तो मिस नहीं करना है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। ऑल आइज जो है वो सारी के सारे है फार्मा कंपनीज पर। लॉरेस लैब्स में 460 रुपए के लेवल्स आपको आते हुए देखेंगे इमीडिएटली और उसके बाद 480 का लेवल है, तो 460 480 के टारगेट के साथ बाय करें। 430 रुपए पर 430 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 460, दूसरा 480। ओके, तो लॉरेस लैब है वो एक और स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। ये स्टॉक भी कमाल दिखाने की तैयारी में। 430 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 460 और 480 के टारगेट। बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर है। नितिन जी, जरा इसके डेटा देखिए और बताइए क्या ताकत दिखाना शुरू कर चुका है या किसी स्पेसिफिक लेवल का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके ऊपर निकलने के बाद आप कहेंगे नहीं ये मजबूत है? देखिए बैंक निफ्टी में अनिल जी डेटा सुबह से ही काफ़ी स्ट्रांग है और इनफैक्ट अब यहाँ से देखेंगे तो जो रेसिस्टेंस लेवल आ रहे हैं वो करीब करीब 32,000 के आसपास आ रहे हैं, 31,900 से 32,000 के। और कल जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग कल के हाईज को आप देखेंगे तो 31,900 के आसपास का हाई है कल का, और पूरी की पूरी कल की कैंडल को हम लोग इनगल्फ कर रहे हैं। और अगर 31,900 का लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबल है कि 32,300 32,400 की तरफ चली जानी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो 31,900 का काफ़ी क्रूशियल लेवल है जो कल का हाइज है, और उसके ऊपर निकलने के बाद 32,300 32,400 के टारगेट बनते हैं। बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बेटर होगा, और उसमें कोटक बैंक है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है जी कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ से आनी चाहिए। कोटक बैंक में आज करीब करीब 4% का ओपन इंटरेस्ट फॉल है, यानी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है। बाकी और स्टॉक्स में ओआई एडिशन हो रहे हैं, बट कोटक में ओपन इंटरेस्ट घट रही है, यानी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं और पॉसिबल है कि 1800 की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस 1760 रखना चाहिए और टारगेट 1800 रखना चाहिए। ओके, 1760 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी कोटक बैंक में और 1800 का रखिएगा टारगेट। ये है स्टॉक जो आगे बढ़ने को तैयार है। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे मजबूत बैंक इस वक्त नजर आ रहा है नितिन जी को, तो नितिन जी की पिक के तौर पर कोटक बैंक को शामिल कर लें। आइए अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 93 रुपीज 50 पैसे और स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी जिसका सिंबल है। स्टॉक के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट है, स्टॉक एक तेजी का मूव में है। स्टॉक में आज एक स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। कल का और परसों का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से ट्रिपल डिजिट के अंदर जाने को तैयार है। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 88 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 99 रुपए से लेके 105 रुपए तक के टारगेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। 88 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है
99 से 105 के टारगेट के लिए 1-2 दिनों में ये टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये मूव देखने को मिल रहा है, तो जल्दी ये लेवल्स अचीव होने चाहिए। 99 से 105 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। तो ये है आपके लिए राय त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की। अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और कुछ ही देर में आपके लिए कल के 2000 आने की तैयारी में भी। बताएं वागले साहब। अनिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील में स्ट्रेंथ दिख रही है, 622 5023 का भाव है। मुझे लगता है अभी के अभी ये लेना चाहिए। मुझे 10 से 12 रुपए की मूव आज के दिन में दिखती है। 638 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 618 का है। तो 618 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर करें 618 के स्टॉप लॉस के साथ 638 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में करें खरीदारी। दमदार एक्शन बन रहा है, तो अनिल जी से भी एक कॉल लेते हैं इस एक्शन में। बिगुल कल के 2000। बताएं सर, क्या पसंद आ रहा है आपको? दीप, पिटे हुए हाई बीटा स्टॉक्स में ही खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक स्टॉक खरीदना है, वो है डीएलएफ। 257 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 251 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करें, और आपके लिए जो टारगेट बनेंगे 265 और 275 रुपए तक के दो टारगेट के लिए आपको करनी खरीदारी। तो बाजार के मूड माहौल के साथ एक और रिकवरी के लिए तैयार होता दिख रहा है स्टॉक, और यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती। तो 265 275 दो बड़े टारगेट रखिए इसके लिए, और 251 का स्टिक स्टॉप लॉस मैनेज करना है। और 3:20 पर इस पोजीशन को रिव्यू करेंगे, और अगर अच्छे गेंस होंगे तो आज ही बुक करेंगे, और नहीं तो फिर परसों के लिए देखेंगे क्या कुछ करना है। फिलहाल स्टॉप लॉस 251 का, ऊपर के टारगेट 265 और 275 के मान के चले। ओके, तो 265 275 के टारगेट के लिए डीएलएफ पर आप करके चलें खरीदारी, बट 251 पर स्टॉप लॉस जरूर रख लें। ये है अनिल जी की सलाह। डेज हाई पर काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। बढ़िया मूव आ रही है। मेटल काउंटर्स में शानदार रिबाउंड है। बीटन डाउन थे कल के ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखें, और वहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर साथ ही कुछ फाइनेंशियल्स पर भी अच्छी रिकवरी के आसार हैं। बजाज फिनसर्व, विश्वेश जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं। वापस 9800 के लेवल पर आया है। कल काफी भारी गिरावट थी, बट आज इक्वली स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी है बजाज फिनसर्व पर। देखिए दीपांशु, सिमिलर पैटर्न जो मैं वो देख रहा हूँ HDFC लाइफ में, और बजाज फिनसर्व का 9750 का एक जो लेवल है मेरे हिसाब से वो निकल चुका है। अभी मुझे लगता है यहाँ से 200 रुपये की तेजी देखने मिल सकती है 10,000 रुपीज़ तक। लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बेटर है, तो HDFC लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, और करीबन 706-7 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 700 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। यहाँ पे 720-730 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हो HDFC लाइफ में। तो ओवरऑल Bajaj Finserv, I would like to prefer HDFC Life. HDFC लाइफ पर नजर रखिए। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, तीनों ही आज आपको बाजार में अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इंश्योरेंस मंथली डेटा का भी इंतजार है, और तो बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि यहां से कुछ अच्छे संकेत आ सकते हैं। तो इस स्पेस पर नजर रखिए। अच्छा एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स जो हैं आपके लिए। पर इंश्योरेंस के साथ साथ हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में भी आज एक बढ़िया तेजी है। सुमित जी, टाटा मोटर्स DBR, बढ़िया उछाल है वहां पर। कहां पर बेटर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट 5% की तेजी दिखा रहे हैं इस समय। बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा कि ऑटो सेक्टर के अंदर पूरे के अंदर उछाल आ रहा है, और सारे स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। जहां तक टाटा मोटर का सवाल है, 301 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर स्टॉक के अंदर वापस से एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो आज का क्लोजिंग का एक तो टाटा मोटर के अंदर वेट करें। क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 301 के ऊपर, तब फिर 310 से 315 का मूव देखने को मिलेगा। क्लोजिंग नहीं आई तो थोड़ा सा ऐसी है, लेकिन इमीडिएट रेंज जो समझ के चलना है 280 से 301, ये रेंज पकड़ के चले। सपोर्ट टूटा तो करेक्शन आएगा, नहीं तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, और 301 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 10 से 15 रुपए का तेजी टाटा मोटर पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर। 300 के ऊपर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है, और साथ ही टाटा मोटर्स DBR पर भी आप एक बढ़िया गेन आते हुए देख रहे हैं। तो ऑटो स्टॉक्स पर जबरदस्त तेजी का माहौल है। गुजरात एल्कलीज, एक और स्टॉक जहां पर जबरदस्त तेजी है। विश्वेश जी ने रेकमेंड किया था 400 के लेवल पर, वहां से देखिए 10-12% की तेजी आ गई है। सचिन जी ने कुछ दिन पहले रेकमेंड किया था, वहां से भी देखिए तो 100 रुपए के उछाल आ गया है। विश्वेश जी, क्या चल रहा है गुजरात एल्कलीज में? ये तो आपके टारगेट 1-2 दिन में ही आ गए इसके, अब यहां से क्या चाल रहेगी इस काउंटर की?
जी थैंक यू दीपांशु। देखिए कल हमने पिक ऑफ द वीक में इसको रिकमेंड किया था 400 के आसपास, जो पहला टारगेट था 470 का ऑलमोस्ट आज हो गया। मुझे लगता है स्टॉक में जिस हिसाब से मोमेंटम है दीपांशु बने रहना चाहिए। बहुत बड़ा 1.5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। अगला लेवल जो मुझे दिख रहा है स्टॉक में 575-600 के पास। इनफैक्ट मैं तो सलाह दूंगा हमारे व्यूअर्स को कि अगर नीचे मिलता है तो और ऐड करना चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ अ स्टॉक जो आप पोर्टफोलियो में 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, बहुत लंबा मुनाफा हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है बड़ा मुंह पेंडिंग है। सवाल जो दीप ने पूछा था आपसे और उसका जब आप जवाब दे रहे थे और इस अभी वाले सवाल के जवाब के बीच में वो पीछे से बच्चों की आवाज़ बंद हो गई, चुप करवा दी क्या आपने? उससे पहले तो आवाज़ आ रही थी अच्छी खासी। अनिल जी मैं ऑफिस में हूँ और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और वो दोनों गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। तो वो जब गेम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो आईपैड पे गेम खेल रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उनको वार्निंग देके भेजा था कि प्लीज़ चिल्लाना मत, मैं टीवी पे जा रहा हूँ। उनको कोई फ़र्क नहीं है और ना ही वो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। तो मेरे ख्याल से किसी ने तो ध्यान दिया होगा कि टीवी पे आ रहे हैं तो चुप करा है। एकदम नॉर्मल और नेचुरल बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। अगर आपकी सुनने लगे तो फिर बच्चे ही क्या है। ठीक है, आप कौन से हमारी सुनते हो विश्वेश जी? देखो सोचो, तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे? पहले आप सुनना शुरू करोगे तो फिर बच्चों तक पहुँचेगी। लेकिन चलिए अच्छा है, अभी से आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चार्ट वार्ट मतलब ऑफिस में बुलाना शुरू करें। क्या बात है, गजब। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा घर से करते करते इतनी आवाज़ आ रही है पीछे और एकदम से लगता है एक सवाल के बीच में चुप करवाया डांट के, आवाज़ जा रही है तुम्हारी, बंद हो जाओ। तो बच्चों को डांटे ना, प्यार से समझाएं विशेष जी, जैसा हम आपको प्यार से समझाते हैं। आइए चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब से भी लेते रहे। सर बताइए, रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए, क्या टिकाऊ है और कल जो लोज बने वो जल्दी से टूटेंगे नहीं, क्या व्यू है आपका? अनिल जी, कल जिस तरीके की गिरावट हमने देखी, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि गिरावट यहीं तक थी। संभवतः ये एक आध बाउट और हो सकता है। हो सकता है कि अभी कुछ दिन हमें 10-15 दिन कोई गिरावट ना दिखे, मगर मई के आते आते हो सकता है कि कुछ और गिरावट देखने को मिले। ये भी देखना ज़रूरी होगा कि किस प्रकार से कोविड के केसेस आते हैं और किस तरीके से हमारी भारत की सरकार और हम सब लोग मिलकर इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मिला जुला सा रंग रूप देंगी बाजार को आने वाले समय में। दूसरा, अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और अब अर्निंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होंगी, किस प्रकार से अर्निंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो बाजार को ट्रिगर्स चाहिए होते हैं, तो वो अगर अच्छा अर्निंग सीजन निकला तो संभवतः हमको बाजार में गिरावट नहीं दिखेगी। अगर अर्निंग्स में कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई तो दिक्कत हो सकती है। और फाइनली जो आपने पूछा कि हमको रहना कहाँ चाहिए, मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल स्पेस है, FMCG स्पेस है, वो बहुत अच्छा लगता है। फार्मा में भी हमें अंडरवैल्यूड स्टोरीज ढूंढनी है। काफ़ी फार्मा स्टॉक्स से बहुत अच्छे तेजी कर चुके हैं। मुझे लगता है ग्लेनमार्क एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी इसमें कोई तेजी देखने को नहीं मिली है कुछ खास, और अभी भी 510-511 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो ये 1300-1400 का चला करता था स्टॉक, तो यहाँ से भी बहुत स्कोप है अभी आगे जाने की। 3-4 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा ग्लेनमार्क के बारे में। ये अपना डेट काफ़ी हद तक रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। काफ़ी इन्होंने फॉरेन फंडिंग भी लिया है, जो कि सस्ते डेट से महंगे डेट को रिटायर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट कहीं ना कहीं हेल्दी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्लेनमार्क अच्छा बिहेव करना चाहिए। मेरा जो इसका टारगेट है वो 600 रुपये का है, तो ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक ले सकते हैं। और मैरिको मुझे बहुत अच्छा लगता है FMCG स्पेस में से। इवन ITC भी इन भाव पे बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हम सब ITC को बहुत पसंद करते हैं, बट मुझे लगता है ITC भी लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में रहें और ऐसे स्टॉक्स में रहें जो अभी भी अंडरवैल्यूड हैं, जो ब्लोटेड नहीं है, तो चांस बहुत कम रहेगा कि आप नुकसान करें। मगर हाँ, नीचे का झोंका आ सकता है। अगर आप मुझसे पूछे तो एक लेवल है 13,600 का, जो कि एक संभावना है टच करने की, मगर एक डिस्टेंट संभावना है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई और कोविड बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो शायद दिक्कत है, नहीं तो हो सकता है कि हमने इंटरमीडिएट बॉटम बना लिया हो। चलिए बढ़िया। तो कोरोना के आंकड़ों पर रखें नज़र और ये होगा आपके लिए बड़ा ट्रिगर। फिलहाल बाजार मजबूती के साथ 14,450 निफ्टी और 31,650 बैंक निफ्टी। डन। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब, स्वागत है आपका। अच्छा हुआ ना कल आपको फ़ोन लगा लिया। देखो खराब बाजार में आप 2 अच्छी पिक दे के गए और आज कमाल कर गई, तो बढ़िया रहा।
कल आपसे मुलाकात हो गई और बढ़िया पिक्स भी आपसे हमें मिल गई। और बताइए सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, आज तो खरीदारी करने का मौका है। बाजार में एक निचले लेवल से अच्छी रिकवरी देखी जा रही है और मुझे लगता है इसमें अभी भी थोड़ी स्टीम बाकी है। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन द मार्केट। मैंने आइडेंटिफाइड 2 स्टॉक्स, दोनों F&O सेगमेंट के स्टॉक्स हैं और दोनों में खरीदारी करने की सलाह अनिल जी। अरे वाह, दोनों F&O के। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। पहला स्टॉक अनिल जी जो है वो एक ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स पे खरीदारी करने की सलाह है, जो कि अप्रैल फ्यूचर्स अभी 301 के आसपास ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है जिस तरह का इसमें जो गिरावट के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद जो एक तेजी बनी है और प्लस जो खबरें फंडामेंटल्स के लिहाज से जो खबरें आ रही है, जो इनके JLR के नंबर्स आए हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से अपनी तेजी के ट्रेंड में आ चुका है। तो इन लेवल्स पे 301-2 के लेवल्स पे इसमें खरीदारी करने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर्स में। और मेरा बहुत ही जल्दी इसमें 315-320 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 290 रुपए का। 315-320 तक जाने की तैयारी है टाटा मोटर्स में। और सिमी जी का फेवरेट स्टॉक, ये तेज दौड़ लगाने को तैयार, जो गिरे वही बढ़ेंगे। सिंपल फॉर्मूला यही लगाकर चले। टाटा मोटर्स इस हिसाब से एकदम फिट। ये अभी कल परसों 330, 35, 40 हुआ करता था, देखिए आज 300 के नीचे आ गया, तो अब फिर से रिकवरी के लिए है तैयार। दूसरा स्टॉक सेठी साहब? दूसरा स्टॉक भी इसी तरह का अनिल जी, जो पिछले 2 दिनों में एक अच्छी खासी पिटाई हुई है मेटल स्टॉक्स की, जबकि मेटल की तेजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कल जरूर थोड़े स्टेटमेंट्स चाइना की तरफ से आए थे, बट मुझे लगता है ये रैली अभी चलेगी। खास करके स्टील सेगमेंट में स्टील के स्टॉक्स अच्छा करेंगे और इनमें एक अच्छी बात है कि ऊपरी लेवल से अपने अच्छे खासे करेक्शन होने के बाद अब वापिस से चलना शुरू किए। तो मुझे लगता है जिंदाल स्टील एंड पावर, जो कि आज से कुछ दिनों पहले, मतलब ज्यादा में ज्यादा 15 दिन हुए होंगे, मैंने 308 के लेवल पर रिकमेंड किया था और आज अब ये अप्रैल फ्यूचर्स 405-6 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे वापस से खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये जो मेटल स्टॉक्स की तेजी है वापस से बननी चाहिए और इस स्टॉक में आने वाले 2-3 दिनों में ही मुझे लगता है 420 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 395 का। 395 के स्टॉप लॉस के साथ 420 के टारगेट के लिए JSPL में भी करें खरीदारी। JSW स्टील अभी वागले साहब ने रिकमेंड किया था और कल गिरते हुए बाजार में मजबूती के साथ JSW स्टील रिकमेंड किया था आपको। विश्वेश जी ने भी कल भी अच्छी खरीदारी की राय इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। आज भी बढ़िया एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो JSPL 420 की तरफ तेज दौड़ लगाने को तैयार है। फार्मा की तरह मेटल शेयर भी क्रांति के मूड में। फार्मा में 3-4 दिनों में क्रांति लौटती है, मेटल शेयरों में 3-4 घंटों में ही लौट आती है, ऐसा लगता है। इस वक्त का मूड माहौल तो ऐसा ही है। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जो राज्य, जो स्टेट्स इकोनॉमी के लिहाज से ज़्यादा अहमियत वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, दिल्ली, इस तरह के राज्यों में 45 साल से कम के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन देने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि 45 साल से कम जो ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना, जो 30 से 45 की उम्र के बीच के जो लोग हैं जो वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जहाँ इकोनॉमिकली ये राज्य इम्पोर्टेंट है, तो पहले वहाँ पर कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने पर विचार हो रहा है। तो ये एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो वैक्सीनेशन थोड़ा तेज़ी से बढ़ाने की पूरी तैयारी। तो ये है आपके लिए पूरा इस वक्त का माहौल। और बाजार और तेजी आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। 31,700 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी और 14,500 के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी भी। दीप 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का है वक्त। बिल्कुल सर, अच्छी खबरें आ रही हैं वैक्सीन को लेकर और बाजार उसको चीयर भी कर रहे हैं। तो चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। सर, कल की तरह ग्लोबल मार्केट से तो हम कुछ ज़्यादा रिएक्शंस नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको मूड माहौल बता देता हूं। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। कल कंसोलिडेशन का दिन देखा था हमने अमेरिकी बाजारों में और फ्यूचर्स भी अभी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मामूली सी बढ़त है 25 पॉइंट्स की। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट है, सिर्फ 10 पॉइंट्स नीचे। यूरोप में ठीक ठाक शुरुआत हुई है, पॉजिटिव ही एक्शन है। 1/4% तक की तेजी आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अगर आप देखें एशिया में भी मिला जुला कारोबार रहा। हमने देखा हांगकांग के बाजार एट 1 पॉइंट काफी अच्छी तेजी दिखा रहे थे, वहां से फिसलकर एकदम सपाट बंद हुए हैं। चीन 0.5% नीचे था, जापान 0.5% ऊपर। तो एशिया मिला जुला रहा। यूरोप में हल्का सा पॉजिटिव एक्शन हो रहा है और डाउ फ्यूचर्स कल के कंसोलिडेशन के बाद आज भी अगर आप देखें तो एकदम फ्लैट ही मूव्स दिखा रहे हैं। बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? अच्छा दीप, ये जो आपने सारे ग्लोबल संकेत बताए ना, ये कितने इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं आपको। जब आप ये सारे बता रहे थे ना ये सारे मार्केट,
तब मैं ना ऐसे नीचे झुक के खाली डेटा ही देख रहा, मेरे को ध्यान है हाँ दीप बोल रहे हैं, जैसे दीप बोलेगा अच्छा सर तब मैं ऊपर देखूंगा, मैं वो देख अपने डेटा पढ़ने में बिजी था। ये बताने के पीछे वजह ये नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा था आपको, वजह ये कि ग्लोबल संकेत मायने नहीं रखते इस वक्त, और स्पेशली जब इतनी सुस्ती वाले हैं। फिर भी चलो सब ग्रीन ग्रीन में आपने बोला उसके लिए आपका धन्यवाद, अच्छा बोला है आपने, खराब कुछ भी नहीं बोला। अब देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। 8 दिनों से तो रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छा आज और कल 2 दिन के डेटा भी हैं, तो ग्लोबल संकेतों पर मैं बहुत दिमाग लगाने के मूड में हूँ नहीं। 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, आज कल में एक दिन तेजी एक दिन मंदी, दोनों दिन तेजी दोनों दिन मंदी, कुछ भी हो सकता है, तो वो छोड़ दीजिए, हमें हमारे दम पे देखना है कि हमें क्या करना। अब आइए एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको, पहले अच्छी वाली चीज़ बताता हूँ फिर थोड़ी कम अच्छी वाली बताऊँगा। अच्छी वाली क्या है, 14,450 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है अभी 14,470 पर। 14,450 के ऊपर निकलते ही निफ्टी में कॉल राइटर्स 68 लाख शेयर एसएनजे शॉर्ट हैं, 68 लाख शेयर शॉर्ट, और 14,500 अगर गलती से आप पार करके टिक गए तो फिर 1 करोड़ 8 लाख शेयर आपके निफ्टी में शॉर्ट हो जाते हैं कॉल राइटर्स, जिनकी कटान जो मेल्टिंग जो कौन क्या बता रहे हैं, जो अल्फा थीटा टाइप जो ऑप्शन में होता है उसकी तरह का जो मामला खत्म होना है ऑप्शन का, वो हो जाएगा परसों के सेशन में, कल है छुट्टी। तो ये 1 करोड़ 8 लाख शेयर जो कॉल्स पर शॉर्ट हैं, ये अगर आज 14,500 के पार निकलकर निफ्टी टिक जाता है तो 14,550-575 की तैयारी करता हुआ दिखेगा। लेकिन डेटा जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 14,500 के पार निकलने के टिकने की संभावना थोड़ी कम है। 14,500 के कॉल ऑप्शन पर 30 लाख शेयर हैं, 16 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो कॉल राइटर्स मंदी करने वाले ट्रेडर्स पूरी इस बात की कोशिश करेंगे कि 14,500-525 के ऊपर निफ्टी को निकलने ना दिया जाए। तो आप दिन के हायर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 3:05 के पहले अगर आप 14,500 पार करके टिक जाते हैं तो फिर 14,550-575 आज ही, ध्यान से सुनिएगा, 14,500 14,575 आज ही आ जाएगा। यानी कि अगर 3 बजे के पहले आप 14,500 को पार करके टिक जाते तो 50-75 पॉइंट की जगह शॉर्ट कवरिंग की वजह से आज ही बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आज के लिए 14,500 के आसपास डन फॉर द डे, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे वाला मामला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी है। लेकिन अच्छा सपोर्ट आपके लिए 14,400 पर बन जाएगा, जो आसानी से नहीं टूटने वाला, तो चिंता न करें, आपके लिए डाउन साइड रिस्क कम है और शायद बचे हुए समय में फिर आप 14,400 14,500 की रेंज को ट्रेड करें। लेकिन हाँ, 3 बजे के पहले अगर 14,500 पार करके टिक गए 3 बजे तक तो फिर 50 से 75 पॉइंट के लिए और ट्रेड कीजिए, एग्रेसिव ट्रेड कीजिए। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 31,700 कल के हाई को पार कर रहा है। कल का हाई था 31,698 का, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, उसके पार निकलकर टिकने की कोशिश कर रहा है। अब जो अगला टारगेट बनेगा दीप, वैसे देखा जाए तो इसका टारगेट आगे 32,150 से लेकर 32,350 की रेंज का कहीं न कहीं जाकर बनता है। तो पहले 32,000, फिर 32,150, 32,350 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी देखते हैं 31,700 के ऊपर बंद होता है तो फिर आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का एक और ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 लेवल पर रखिए आप नज़र। निफ्टी के मुकाबले में अनडाउटेडली बैंक निफ्टी अब भी ज़्यादा मजबूत है, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है बैंक निफ्टी में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 31,500 पर ले आए। अब 31,500 तोड़े तो आपको बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन में से निकल जाना है और शॉर्ट भी करना है, और 31,500 नहीं टूटता है तो 32,125 के टारगेट के 150 के टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। जी दीप। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है, और आप वैसा ही माहौल देख रहे हैं। 950 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिखेगा, निफ्टी के मुकाबले 165 पॉइंट जहां पर तेजी है। तो बैंक्स में है जबरदस्त रिबाउंड और बाजार को ऊपर खींचते हुए दिख रहे हैं बैंक्स इस समय। आइए देखते हैं सुमित जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, 55 का अभी भाव चल रहा है, 55। स्टॉक का नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, जिसका सिंबल है मार्क्संस। मार्क्संस फार्मा के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 7 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है आज, और ऐसा लग रहा है कि मार्क्संस फार्मा यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर में दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी बिल्कुल यहां पे बनती है, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट बनेंगे 59 से 60 के, 60 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म में। एक बार 60 रुपए का लेवल अगर टूटा तो स्टॉक ऊपर में 64 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में दिखाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्क्संस फार्मा में यहां से आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के अंदर स्टॉक कल का और ऑलमोस्ट परसों के हाई के पास आ चुका है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाए 52 रुपए का या 51 रुपए 90 पैसे का, और खरीदारी करें 60 से 64 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये 60 और 64 के टारगेट के लिए मार्क्सन फार्मा में करे खरीदारी। ये एक और फेवरेट स्टॉक है सुमित जी का, और फंडामेंटली बेहतरीन शेयर जो बार बार हमने भी माला माल वीकली में रिकमेंड किया है। आइए, कल का काम आज ही करने को तैयार है। कल मतलब परसों, कल तो छुट्टी है, परसों का काम आज, और करने वाले हैं कौन? कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी सबका फोकस जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स पर है या मेटल स्टॉक्स पर है, यानी कि कल से जिन स्टॉक्स की पिटाई हुई उन पर फोकस है। लेकिन अनिल जी एक स्टॉक है जो कि दबे पांव तेजी दिखा रहा है, और ये पूरा स्पेस अनिल जी काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होगा। ये जो स्पेस है ये इंश्योरेंस का है, और इसमें जो हमने स्टॉक चुना है अनिल जी वो है HDFC लाइफ, जिसमें कि एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो HDFC लाइफ इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी नीट क्लीन क्लियर एकदम ब्रेकआउट है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 702 702 का स्टॉप लॉस लगाना है। 721 पहला टारगेट होगा, 727 दूसरा टारगेट है, और HDFC लाइफ है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो पिक ऑफ द डे HDFC लाइफ। ये थर्सडे का काम आज ही आपके लिए आते हुए दिख रहा है, और इंश्योरेंस स्टॉक्स पर हम ज़बरदस्त रिबाउंड देख रहे हैं। कुछ डेटा का भी इंतजार है, यहाँ पर HDFC लाइफ खरीदारी करके चलनी है। पर आइए, एक स्टॉक जहाँ पर चर्चा चल रही है पिछले 2 दिनों से, इन्फोसिस। वैसे तो नतीजे कल आने वाले हैं, पर कल क्योंकि मार्केट की छुट्टी है इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही बायबैक पर भी फैसला आ सकता है। इन्फोसिस पर मैं जाऊँ उससे पहले 14,500 के ऊपर निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। दिन की ऊंचाई पर है 14,500 निफ्टी ने फिलहाल रिक्लेम किया है, और 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी पर है। 31,850 पर बैंक निफ्टी आ रहा है। डेज हाई पर बाजार आपको आते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स की ही स्ट्रेंथ मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। आईटी से आज पार्टिसिपेशन नहीं है, बट 14,500 के ऊपर बैंक निफ्टी, और 31,850 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी बैंक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस आज लैग कर रहा है। कल वीक बाजार में इन्फोसिस ने होल्ड आउट जरूर किया था। आइए जानते हैं क्या अनुमान लगाया जा रहा है नतीजों के लिहाज से। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल, बताइए किस तरह के रह सकते हैं इन्फोसिस के नतीजे? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो मिले जुले रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। जिस तरह से इनकी डॉलर आई देख रहे हूँ वो करीब करीब 4% बढ़कर ऑलमोस्ट 365 करोड़ पर आती हुई नजर आ सकती है। जो इनका वैनगार्ड का डील हुआ है उससे कहीं ना कहीं इनकी आय को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पर वेतन खर्च बढ़ने से कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। 25.4% से घटकर 24.5% के मार्जिन कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है। करीब 2% की मामूली बढ़त जो है वो भी अन्य आय बढ़ने से कहीं हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करीब 5200 करोड़ से बढ़कर करीब 5300 करोड़ रुपए की आय जो है वो कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से आईटी क्लाइंट स्पेंडिंग जो है वो कैसा आउटलुक देती है कंपनी उसके लिए, और साथ ही जो गाइडेंस देती है कंपनी अब FY22 के लिए किस तरह से आय गाइडेंस और साथ ही जो मार्जिन की गाइडेंस है वो कैसे निकल कर आती है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा इन्फोसिस के हिसाब से। बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर रखनी है नजर। कल होल्ड आउट किया, आज थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, 2% ही नीचे, कोई भारी गिरावट नहीं है, बट डेफिनेटली रोटेशन में इन्फोसिस पर दबाव बन रहा है। चोपड़ा साहब, क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? एक तो नतीजों के लिहाज से, क्योंकि TCS के नतीजे तो ठीक ठाक रहे पर बाजार ने थम्स डाउन दिया है उसे, और मोर इंपॉर्टेंटली बायबैक का भी ट्रिगर रहेगा इस बार इन्फोसिस के लिए। मुझे लगता है कि ये दिग्गज कंपनीज हैं और इनको एक आध क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे नहीं देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बिल्कुल होल्ड है। और आपको याद होगा जब सिक्का साहब ने छोड़ा था और वहाँ से गिरावट हुई थी, तभी से मैं रिकमेंड करता हूँ इन्फोसिस, और मुझे बेहद अच्छी लगती है कंपनी, क्योंकि इस कंपनी ने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज़ वेदर्ड ऑल स्टॉर्म्स। सो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिले। वैसे तो आज काफ़ी गिरावट आईटी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हो सकता है डिस्काउंट ऑलरेडी कर लिया गया हो, मगर मैं फिर भी काफ़ी बुलिश हूँ इन्फोसिस पे, TCS पे, और जो दूसरी दिग्गज कंपनीज हैं ये बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। और अगर नीचे के स्तर पे आपको 1300 के लगभग मिलता है तो मैं तो उसको ऐड करने के लिए कहूँगा या फ्रेश एडिशन करने के लिए कहूँगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इन्फोसिस में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, निचले स्तरों पर मिले ज़रूर खरीदारी करें, बने रहें, कोई परेशानी नहीं है। देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं और फाइनली बायबैक किन लेवल्स पर होगा। हमने तो आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च में बताया भी है कि 1675 से 1750 के बीच आपको बायबैक का अनुमान लगाना चाहिए। आइए चलते हैं नितिन जी के पास, निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुरार का। बताएं नितिन जी। यहाँ पे हम निफ्टी में 14,500 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और उसको हेज करने के लिए 14,600 की 2 बेचेंगे। यानी कि जो एक्सपायरी की रेंज में ले रहा हूँ, जो परसों एक्सपायरी है, वो 14,500 से 14,700 की रेंज में मैं लेकर के चल रहा हूँ। और इसमें जो प्रीमियम जो खर्च आ रहा है वो केवल 10 रुपये का आ रहा है। यानी 14,500 की जो आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं वो आपको 88 रुपीज़ में मिल रही है और 14,600 की जो आप बेच रहे हैं वो 41 में बिक रही है। तो कुल मिला के 10 से 12 रुपए का मैक्सिमम आपका रिस्क आ रहा है अगर मार्केट गिरती है तो। और ऊपर आप 14,700 तक सेफ हैं और 14,600 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो ये एक बुलिश स्ट्रेटजी है जिसमें 14,600 के आसपास आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 14,500 के आसपास ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी नितिन जी की तरफ से आती हुई काफ़ी बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में भी 14,500 दिन के हाई पॉइंट के आसपास पहुंचता हुआ बाजार इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। नितिन जी एक बार जरा लेवल्स फिर से बता दें जरा। देखिए जी, निफ्टी में तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी में जो हाईज थे कल के वो ब्रेक कर रहे हैं और पूरी ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ आ रही है और जिसके कारण बैंक निफ्टी 32,400 की तरफ जाना चाहिए। वेयर एज निफ्टी जो है उसमें 14,500 के आसपास रेसिस्टेंस है, वो लग रहा है कि ब्रेक करके ऊपर करीब 14,600 की तरफ बैंक निफ्टी जानी चाहिए। तो जो स्ट्रेटजी हम लोग ले रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं कि 14,500 की कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और 14,600 जो रेसिस्टेंस एरिया है जहां के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए उसकी डबल बेच रहे हैं। इसमें केवल 10 रुपए का लग रहा है, तो वही ये मान के चल रहे हैं कि 14,500 से 14,700 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए और उसको प्ले करने के लिए 14,500 लेके 14,600 डबल बेच रहे हैं। जो ऊपर रेसिस्टेंस है 14,600 के आसपास रेसिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो 14,500, 14,600, 14,575 के आसपास रेजिस्टेंस आता है, तो उस लिहाज से 14,600 का कॉल बेचना सेफ रहेगा, 14,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर। आइए, तैयार है हमारे साथ अब विश्वेश जी एक और बेहतरीन कॉल के साथ। पूरे शांत वातावरण में फोकस के साथ विश्वेश जी की तरफ से एक दमदार कॉल। अनिल जी देखिए, कल भी हमने खरीदारी कराई थी JSW स्टील पे, अभी चल रहा है 622 के आसपास और आज भी मुझे लग रहा है JSW स्टील मेटल को आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, बिकॉज मेटल चला है बट JSW स्टील नहीं चला है। मुझे लगता है एकदम स्टेलर आउट परफॉर्मेंस है। मार्केट कल गिरा 500 पॉइंट निफ्टी पर, इसने अपने क्रिटिकल लेवल नहीं तोड़े। आज जब मार्केट वॉलेटाइल था तब भी नहीं था और अब बहुत ही ब्यूटीफुल एक 60 मिनट्स चार्ट के अंदर में ट्राइंगल पैटर्न बना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे JSW स्टील को खरीदना होगा 616 के स्टॉप लॉस से। 640 और 650 के टारगेट होंगे। मुझे लगता है मेटल पैक अच्छा करेगा, JSW स्टील कुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके, 640 650 के टारगेट के लिए JSW स्टील पर करनी है खरीदारी। तो लगातार JSW स्टील पर कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का बनते हुए आपको दिख रहा है। JSW स्टील, JSPL दोनों ही स्टॉक्स हैं जो फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब को JSW स्टील पसंद था थोड़ी देर पहले, विश्वेश जी को पसंद है और JSPL पर सेठी साहब भी खरीदारी की राय देकर गए हैं। पर मेटल्स के अलावा कुछ और सेक्टर्स जहां पर तेजी बन रही है, KPR मिल्स ये एक स्टॉक है जहां पर जबरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है। 17-18% की तेजी बनती हुई दिखी है अभी अभी इस काउंटर पर। नजर रखिए, AB फैशन पर भी आपने 2-2.5% का उछाल आते हुए देखा। बट KPR मिल्स, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखें, आप ट्रैक करते हैं 1250 के लेवल्स पर आया है, आज ही 175 रुपए की तेजी। बिल्कुल, आज बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव KPR के अंदर, KPR मिल के अंदर देखने को मिला है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है स्टॉक के अंदर। आज के दिन में ही ऑलमोस्ट 200 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी बाय कर रखा है वो तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, फ्रेश खरीदारी। बट ऑब्वियस इतने हायर लेवल्स पे 16% ऊपर पे एक बार बनेगी नहीं। कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी कूल ऑफ आने वाले दिनों में आता है लोअर लेवल्स पे, तो खरीदारी बिल्कुल बनेगा। ऊपर के अंदर 1300 का इमीडिएट टारगेट है, 1300 का लेवल निकलने पे स्टॉक के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इस काउंटर को ट्रैक करें। बढ़िया तेजी के मूड में आते हुए दिख रहा है। KPR मिल्स है वो काउंटर आपके लिए। बैंक्स आज तो जबरदस्त उछाल है, 1000 पॉइंट्स की तेजी आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रही है, पर आने वाले समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है बैंक्स को लेकर। S&P ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है बैंक्स को आगे जाकर सिस्टमिक रिस्क को लेकर। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं देवांशी की तरफ से। देवांशी बताएं, बैंक्स की तरफ से बैंक्स को आगे क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या कहना है इस पर S&P का? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें एक ही चिंता बनी हुई है और वो है कोविड के केसेस को लेके। और हर कोई रिपोर्ट यही बता रहा है कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे तो काफ़ी चिंता की बात हो सकती है। डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ से हम देखेंगे कि चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखेंगे और इसी के चलते बैंकिंग पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आने की उम्मीद थी। आप सबसे पहले देखिए, अगर S&P का ये मानना है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि पूरे सेक्टर की अगर बात करें, बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट लॉस है इसकी जो रिस्क है वो थोड़ी सी ऊंची बनती हुई दिख रही है। FY22 की बात करें तो कुल मिला के जो लोन्स हैं उसकी 2.2% रह सकती है और यही नहीं, FY23 की अगर बात करें तो 2% से नीचे जरूर आएगा, लेकिन 1.8% तक के क्रेडिट लॉस आने का जो संभावना है वो पूरी बन रही है। अब आप देखिए जितने भी रिपोर्ट्स हैं S&P भी यही मान के चल रहा है कि जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है अगर केसेस बढ़ते हैं, कोई भी पार्शियल लॉकडाउन होते हैं, मिनी लॉकडाउन्स होते हैं या कर्फ्यू लगते हैं, तो इसके चलते ये सारे सेक्टर्स हैं जिस पर असर होती हुई दिखेगी। और ये स्ट्रेस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस मौजूद हैं, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स या रेस्टोरेंट्स जो हैं जहाँ पे लॉकडाउन की संभावना हो सकती है, इन सब पर इम्पैक्ट आ सकता है और इसके चलते ना केवल उनके बॉन्ड्स पर असर आ सकता है लेकिन उनकी जो पेएबिलिटी है बैंकिंग को, उस पर भी असर आने की पूरी संभावना है। यही नहीं, जो छोटे कारोबार है उसमें कामकाज ठप होने के चलते NPL बढ़ने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है और जो दूसरी लहर आती हुई दिख रही है इसके चलते भी NPLs बढ़ सकते हैं। अब तक हम देख रहे थे कि जितने भी बैंक्स हैं ये सब मान के चल रहे थे कि रिटेल पोर्टफोलियो इनका काफ़ी सेफ है, लेकिन जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है इस पर खतरा काफ़ी बढ़ रहा है और क्योंकि अब सारे बैंक्स ने अपना रिटेल पोर्टफोलियो बढ़ाया है तो इसके चलते इन पर भी चिंता आती हुई दिख रही है। अब जो अपसाइड रिस्क है वो क्या बनती हुई दिख रही है, इनका मानना है कि RBI और सरकार जिस तरह से ग्रोथ बढ़ाने पर पूरा फोकस कर रही है, इसके चलते हम देखेंगे कि जितने भी बैंक्स हैं उनके बैलेंस शीट पर स्ट्रेस कम आता हुआ दिखेगा। जो अनुमान है उससे अगर कम केसेज आते हैं तो भी हम देखेंगे कि NPL का खतरा इतना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी पार्शियल लॉकडाउन्स आते हैं, मिनी लॉकडाउन्स आते हैं या फिर ग्रोथ अनुमान से कम बढ़ती है तो आने वाले समय में जो बैंकों की जो लोन है या वीक लोन से वो करीब 11 से 12% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो आने वाले समय में परेशानियां हो सकती हैं। मॉरिटेरियम भी अब चला गया है, रिपोर्ट जब आएंगे बैंक्स की तरफ से अर्निंग्स को लेकर, NPS को लेकर, तो इंटरेस्टिंग एक्शन यहां पर आपको आते हुए दिखेगा। और बैंक्स पर नजर रखिए जिस तरह से क्रेडिट साइकिल की बात की जा रही है। चोपड़ा साहब, एक बैंक जिसने अपडेट दिया है बंधन बैंक, अपडेट तो काफी अच्छा रहा है और इसमें एक चीज जहां से बाजार काफी सरप्राइज हुआ था, 96% की कलेक्शन एफिशिएंसी बंधन बैंक ने दी है। वहां पे एक चिंता बनी हुई थी स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल में, कैसे देखें? और ये जो 96% की कलेक्शन एफिशिएंसी है इस पर भरोसा किया जा सकता है? नो डाउट एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। बैंक्स का सबसे बड़ा जो डर होता है कि उन्होंने जो लोन्स बांटे हैं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, खास करके बंधन जिसकी शुरुआत ही माइक्रो फाइनेंस से हुई थी, तो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत ही छोटे लोन्स बांटते हैं और माइक्रो लोन्स बांटते हैं। वहाँ पर कई बार ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ऐसे लोगों के एड्रेस प्रूफ नहीं होते, परमानेंट एड्रेसेस नहीं होते, घर नहीं होते, किराए पे रहते हैं ये लोग। तो अगर इस तरीके की एफिशिएंसी अचीव कर रहा है बंधन, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा यदि बैंक्स में रहना है तो बड़े बैंक्स में या अंडर वैल्यूड बैंक्स में रहिए। मुझे SBI अच्छा लगता है, मैंने यूनियन बैंक, IDBI पहले भी कई बार आपके चैनल पे बोला है। और अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में रहना चाहते हैं तो IDFC फर्स्ट है जो कि मुझे लगता है काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो वहाँ पर निवेश किया जा सकता है। मगर बंधन पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछें मेरी पसंद, तो बंधन से मैं कन्विंस नहीं हूँ। और जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 96% एक बहुत अच्छा कलेक्शन एफिशिएंसी होता है।
ओके, तो नज़र रखिए, कलेक्शन एफिशिएंसी तो अच्छी रही है बैंक्स पर भी। दोनों तरफ के व्यूज़ इस समय बन रहे हैं बाजार के, पर आज बढ़िया रिबाउंड आया। कल 1600 पॉइंट्स की गिरावट थी, आज 1000 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आपने बैंक्स पर आते हुए देखा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नजर डालिए, 20% के सर्किट की तरफ ये जाते हुए दिख रहा है। आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यहाँ पर भी आपको तेजी का माहौल आते हुए दिख रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बैंक्स के निजीकरण को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है कल, और वहां पर बाजार का फोकस बना हुआ है। तो इन 4 बैंकों को देखिए, जब भी निजीकरण की बात आती है यही सारे बैंक्स आपके सामने आते हैं। पर इसके अलावा एक और बैंक जिसके निजीकरण की बात की जा रही है और वो फोकस में आ रहा है, ऑलरेडी LIC का हिस्सा है, पर IDBI बैंक, यहां पर भी नजर रखिए, बढ़िया उछाल आ रहा है। सुमित जी, IDBI बैंक के चार्ट देखिए, 10% की तेजी इस समय इस काउंटर पर। दीपांशु देखिए, IDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब स्टॉक्स के अंदर सडन एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक 10-10%, 15-15%, 18% ऊपर है। IDBI बैंक के अंदर भी ऐसा ही मूव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने आज एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और 200 DMA के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है 37 के ऊपर, तो स्टॉक के अंदर 40 से 42 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश खरीदारी तो मैं इन लेवल्स पे नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। 34 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, 40-41 के टारगेट्स देखने को मिल सकता है IDBI बैंक के अंदर। ओके, तो IDBI बैंक पर रखिए नजर, बढ़िया एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। बढ़िया एक्शन आ रहा है। PSU बैंक्स निजीकरण को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो इस स्पेस पर रखनी है नजर। पर PSU स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर। और आज सुबह ONGC को लेकर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया था, जो उन्होंने कुछ गैस की बिडिंग करी है, उस प्राइस को लेकर काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। आइए समझते हैं ONGC में क्या चल रहा है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, बताइए क्या है लेटेस्ट अपडेट ONGC के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट ONGC की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनका जो KG बेसिन में गैस प्रोडक्शन हुआ है करीब 2 MSC MD का, उसको बेचने के लिए इन्होंने बोलियां मंगवाई है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि $6.6 पर जो है ये मिनिमम प्राइसिंग, बिडिंग प्राइस जो है इन्होंने रखा है। जबकि अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो सीलिंग रखी गई है वो $3.62 की रखी गई है। और आगे आने वाले समय में, यानी कि अक्टूबर में जब नया प्राइस रिविजन होगा, तो ऐसा ONGC का ऑफिशियल मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो सस्टेनेबल नहीं है और $5.5 से $5.6 पर रहने का ये अनुमान करके चल रहे हैं। और जो बायर्स, जो बिडर्स होंगे अभी ये वाले जो ऑक्शन में जो डालेंगे, उसमें जो बिडर्स हैं वो 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए नजर आ सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो ONGC के लिए ये जो इन्होंने प्राइसिंग वाला स्टेप लिया है कि जो मिनिमम प्राइसिंग है वो $6.6 पर जो है इन्होंने फिक्स किया है। ये इन्होंने जो कच्चे तेल का बेंचमार्क है 3 मंथ का जो एवरेज प्राइस है उसका 10.5% के हिसाब से जो लेवल्स हैं वो इन्होंने उस एस्पेक्ट से इसको तय किया है। और आगे के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री जो है इनके गैस प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसी वजह से ONGC आज फोकस में है। बिल्कुल, तो ONGC आज फोकस में आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर, और थोड़ा तेजी का भी माहौल बना हुआ है। वागले साहब, 100 के पार है ONGC और होल्ड कर रहा है, बल्कि डेज हाइक के करीब ही है, 3.5% ऊपर। यहाँ पर ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु, ONGC मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज है ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि इसको बेचना चाहिए। ट्रेड इसके लिए नहीं है क्योंकि मुझे ये 100 ब्रेक करते हुए नहीं दिखता है, 105 में ब्रेक करते हुए नहीं दिखता है। तो 98 to 105 के रेंज में साइडवेज होगा तो अवॉइड करें। चलिए, अवॉइड रहेगा ONGC पर। नजर रखिए काउंटर पर, थोड़ी रेंज में ही है। देखते हैं अगर रेंज के बाहर निकलता है तो फिर मूव आता है कि नहीं। पर फ्रेश मूव आ रही है फाइजर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि जितनी भी वैक्सीन ग्लोबली अप्रूव हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी से, US FDA हो, जापान की एजेंसी हो, UK की हो, WHO हो, वहां पर अब उन्हें भारत में अप्रूवल प्रोसेस के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। और भारत में ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, एक ब्रिज ट्रायल होता है, उसके जरिए ये हो सकता है। फाइजर पर इसका आप डायरेक्ट प्रभाव आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट इस समय जो हो रही है आउटसाइड ऑफ इंडिया वैक्सीन, फाइजर उसमें सेकंड या फर्स्ट नंबर पर आती है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों ही रेस में लगी हुई हैं। फाइजर, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं, बड़ा मूव आ रहा है, 7% ऊपर इस समय।
देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है फाइज़र का और अब ये डेरिवेटिव्स में भी है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न बने हैं, तो मुझे लगता है कि दीपांशु बिल्कुल स्टॉक में और अपसाइड देखने को मिलेगा। चार्ट पर जो रेजिस्टेंस है वो 5300 के आसपास नज़र आता है और 5300 पार हुआ तो फिर स्टॉक में फिर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रेडिंग के लायक शेयर नहीं है दीपांशु, फिर से मेरी वही राय है कि इसको अगर आप ले रहे हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ना लें, इसको ले रहे हैं तो इसको फिर वक्त दें। और ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करता है, आगे भी करेगा। और डिस्क्लेमर मेरा यह है कि मेरा निजी निवेश। तो निजी निवेश तो है ही कुणाल जी का और वो तो हमें मालूम भी है, फाइजर उन्हें लंबे समय से पसंद है। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है बट इन्वेस्टमेंट स्टॉक के जरिए आप जरूर यहां पर नजर डाल सकते हैं। एक तरफ फाइजर 7.5% ऊपर है, एक बार डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पर नजर डाल दीजिए। वैसे तो जबरदस्त तेजी में रहे हैं सारे के सारे आपके डायग्नोस्टिक स्टॉक्स। आज 10% का निचला सर्किट इस काउंटर पर लगा हुआ है, तो थोड़ा आज जो बाजार का रोटेशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पिटाई डॉक्टर लाल की हुई है। जहां तक वायदा कारोबार के स्टॉक्स का सवाल है, 10% के निचले सर्किट पर फिलहाल अटका हुआ है ये काउंटर। रोटेशन हुआ है, कल तक तो अच्छी तेजी दिख रही थी, आज आप जरूर इस पर गिरावट आते हुए देख रहे हैं। यह है आपके लिए डॉक्टर लाल पर नजर। बढ़िया मूव आते हुए दिख रहे हैं कुछ और काउंटर्स में भी। मदरसन सुमी, सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे, 4.5% ऊपर ये काउंटर इस समय आपको आते हुए दिखेगा। एक व्यू लेना था आईसीआईसीआई बैंक पर नितिन जी से। नितिन जी, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर नजर डालिए, 4.5% ऊपर है, 565 के लेवल्स पर आया है। अगर ये बैंक का रिबाउंड सस्टेन करता है तो क्या आईसीआईसीआई बैंक इसे लीड कर सकता है सर? स्टॉप लॉस 550 का रखना चाहिए और जो गैप है वो फिल होकर के करीब करीब 575 तक जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है 550 का। और कल के जो हाइस थे वो करीब करीब 552 के आसपास हाइस थे, वो ब्रेक करके 562 आ गया है, तो वो पूरी की पूरी कल की सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 575 तक स्टॉक आना चाहिए। तो यहाँ पे 550 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें या बाई करें, 575 के टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बैंक्स में है जबरदस्त तेजी। देखते हैं ये क्या चाल पकड़ता है। फेडरल बैंक, जरा बंसल जी इस पर भी राय दें, 7.5% ऊपर, ये भी डेज हाई पर है इस समय 77 के लेवल्स पर। देखिए दिवांशु, काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, कल के हाइस के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है और काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन है। तो जिनके पास है होल्ड करें। यहाँ पर अब स्टॉप लॉस बैठता है 74 रुपीज 20 पैसा का स्टॉप लॉस बैठता है और ऊपर में 78.5 का टारगेट है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें 78.5 के टारगेट के लिए। ओके, तो 78.5 के टारगेट के लिए होल्ड करें फेडरल बैंक। यहां से और आप तेजी इस काउंटर पर बनते हुए देख सकते हैं। फेडरल बैंक पर मूव आ रही है, टाटा मोटर्स पर फ्रेश खरीदारी आ रही है, टाटा स्टील पर फ्रेश खरीदारी आ रही है, एमएनएम पर भी बढ़िया मूव आ रही है, टाटा केमिकल्स भी आज आपको अभी अभी एक मूव में आते हुए दिखा रहा है, ग्लेनमार्क पर भी अच्छी मूव इस समय आपको आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इन सारे काउंटर्स पर जहां पर अच्छा एक्शन फिलहाल बनते हुए दिख रहा है। पर कैश के भी स्टॉक्स की बात करें तो एक काउंटर है गुजरात फ्लोरो, जहां पर आपको पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी आ रही है। गुजरात एल्कलीज की तो हमने बात करी, विश्वेश जी सचिन जी ने इसे रेकमेंड किया था। गुजरात फ्लोरो पर भी नजर रखिए। आइए जानते हैं मानसी के साथ क्या चल रहा है गुजरात फ्लोरो में। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए 2 दिन में 13% की बढ़त देखी जा चुकी है, 1 महीने में करीब 20% की तेजी देखी है स्टॉक ने और 6 महीने में तो 51% तक की तेजी भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले गुजरात फ्लोरो आखिर क्या करती है ये समझ लेते हैं। आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है, फ्लोरो केमिकल में इनकी मजबूत पकड़ है। PTFE यानी कि पर्टिकुलरली फ्लोरोटेट्राफ्लोरीइथिलीन, ये जो है इसे बनाने वाली भारत की इकलौती कंपनी है। PTFE का कंटेनर और पाइप बनाने में इस्तेमाल करती है। वहीं फार्मा, एग्रो, ऑटो, केबल, इंक इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। विंड एंटरटेनमेंट सेगमेंट डीमर्जर के बाद पूरी तरह से केमिकल कंपनी बन चुके हैं ये। और इनके अगर तेजी के ट्रिगर्स या स्ट्रैटेजी की बात करें, आखिरकार पिछले दिनों इतनी तेजी क्यों आई है? सबसे पहले मैनेजमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने का लगातार लक्ष्य रहा है। रेफ्रिजरेंट्स की मांग चौथी तिमाही में सामान्य होने की भी उम्मीद है। वहीं फ्लोरो पॉलीमर की अगर बात करें, सेगमेंट में करीब FY22 के अंत तक पूरी क्षमता पर काम होने की संभावना है। दाम में कम उतार चढ़ाव वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर काफी हद तक कंपनी फोकस कर रही है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग पर भी फोकस है। नए प्रोडक्ट जोड़ने और लगातार कर्ज कम करने पर भी कंपनी का फोकस है। इन्हीं तमाम वजह के चलते कह सकते हैं कि काफी हद तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
ऑक्सीजन, डेट रिडक्शन और प्रोडक्ट एडिशन कंपनी कर रही है पिछले दिनों से, और आगे भी इनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है जिसके चलते लगातार स्टॉक में मूवमेंट और एक्शन हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और स्टॉक पर भी ज़बरदस्त एक्शन बना हुआ है। आपको याद होगा इस स्टॉक के बारे में हिमांशु जी ने पिछले हफ्ते बात करी थी, सिमी जी भी इसे रेकमेंड करके गई हैं, किरण जी को भी एक स्टॉक पसंद आया है और ज़बरदस्त तेज़ी के माहौल में भी रहा है, जिस तरह से मानसी हमें बता रही थी। विश्वेश जी, जरा इसके भी चार्ट देखें। गुजरात एल्कलीज पर तो आपने बढ़िया मूव पकड़ी थी, गुजरात फ्लोरो कैसा लगता है सर? देखिए, मेरे हिसाब से सिमिलर स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है। मुझे लग रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म जब तक 700 के नीचे नहीं आता तब तक 850 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक जो है दीपांशु, इनको ट्रेडिंग के नज़रिए से ना देख के एक प्योर केमिकल प्ले देखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस रहा है ये एंटायर सेक्टर, तो मुझे लगता है होल्ड करें। 700 तक मिलता है तो ऐड करें। 850 के लेवल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात फ्लोरो पर नज़र। काउंटर पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब, केमिकल स्टॉक्स वैसे भी फ्लेवर रहे हैं मार्केट का, ज़बरदस्त एक्शन इस स्पेस पर आते हुए दिखा है। वैल्यूएशंस के लिहाज से कहाँ पर अभी कंफर्ट दिख रहा है केमिकल्स में? अगर कोई फ्रेश निवेश करना हो तो क्या रेकमेंड करेंगे सर? देखिए, मुझे केमिकल क्षेत्र नो डाउट बहुत ही अच्छा लगता है और हमने देखा भी है कि बहुत ही ठीक ठाक तेज़ी हमने देखी है। आई थिंक कुछ दिन पहले हमने बात करी थी, आरती इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और केमिकल क्षेत्र में ऑलरेडी जो एग्रोकेमिकल की कंपनीज़ हैं, चाहे वो धानुका एग्रीटेक हो, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया बहुत अच्छी लगती है। सुमिटोमो केमिकल एक और कंपनी है जो कि मेरी पसंदीदा है, और मुझे लगता है कि सुमिटोमो भी यहाँ से करीब 20-25% की तेज़ी कर सकता है। एक और स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है सुदर्शन केमिकल्स। सुदर्शन केमिकल्स में भी मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नोसिल एक कंपनी है, एक्सेल इंडिया है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि मिड कैप स्पेस में हैं और जो केमिकल क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं। तो नो डाउट कि ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। आने वाले 2-3 सालों तक मुझे लगता है इसमें तेज़ी बनी रहेगी और एक तरह की कंजम्पशन स्टोरी है। और आई थिंक कि ये जितनी भी स्टॉक्स जो हमने अभी मेंशन किए, इंक्लूडिंग गुजरात फ्लोरो, चाहे वो GHCL हो, ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं और यहाँ से एवरेज मैं कहूँगा 20 से 25% सालाना ग्रोथ देती रहेंगी स्टॉक प्राइस में भी, और कुछ इसमें से डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज भी हैं। तो केमिकल क्षेत्र ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी बुलिश हूँ विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपके लिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल पर आए। अब पिछले हफ्ते हिमांशु जी और सचिन जी दोनों ने स्ट्रांगली इस स्टॉक को रिकमेंड किया 2-2 बार, और स्टॉक देखिए ज़बरदस्त एक्शन में अब आता हुआ दिख रहा है। बाजार भी भरपूर एक्शन में है, लेकिन एक्शन आज बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। चोपड़ा साहब, इसी पर आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। ये कल के है ना जो पूरे मतलब क्या बोलते हैं कि परिवार के सबसे चहेते बच्चे जो थे, जैसे कोई IT, कोई फार्मा, मतलब लोग है ना कि इन्हीं को प्यार करेंगे, बस यही चाहिए हमें, वो आज मतलब कोई देखने को तैयार नहीं। कल के जो बदमाश और शैतान बच्चे जो माने जाते थे, ये बैंकिंग शेयर, NBFC, आज सब यही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। देखो यही सब बढ़ रहे हैं, ऑटो। ऐसा क्यों? एक दिन में इतना प्यार बदल गया लोगों का? देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी, कल जिस तरीके की सेलिंग आई थी उसमें कुछ FIIs का भी अच्छा खासा आंकड़ा था, करीब 1700 करोड़ का जो बिकवाली हुई थी। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप सेलिंग भी थी। और बैंकों में जहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो हमें मानना होगा कि जिस तरह की प्राइस टू अर्निंग पे अभी मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, वहाँ से थोड़ी करेक्शन तो बनती भी थी। मुझे कहीं ना कहीं ये करेक्शन हेल्दी लगती है। और अब जो आप बात कर रहे हैं, जो आज चहेते बन गए हैं, मुझे लगता है कि जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स को ना चुनकर जो अंडर वैल्यूड स्टोरीज है, जैसे मैंने IDBI पहले कहा, मैंने IDFC बैंक कहा, मैंने यूनियन बैंक कहा, इवन कैनरा बैंक है, तो ये स्टॉक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र के हैं। हालांकि IDBI आज आपको ICICI में भी तेजी दिखी होगी और एक्सिस में भी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कल शॉर्ट्स थे तो उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे शॉर्ट्स
बन गए थे और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी 1800 पॉइंट की गिरावट एक बार हमने देखी थी। तो मुझे लगता है काफी जो बड़े स्टॉक्स हैं, एफ&ओ स्टॉक्स है, उसमें तो शॉर्ट कवरिंग है, मगर जो अंडरवैल्यूड स्टोरी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ जेन्युइन बाइंग भी दिखाई दे रही है, इंक्लूडिंग आईडीबीआई। कुणाल जी, आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर कि ये जो एकदम लोगों का प्यार ही बदल गया बिल्कुल? अनिल जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अनिल जी देखिए, अब जैसे कल जो स्टॉक्स गिर रहे थे, आज उन्हीं में सबसे ज्यादा तेजी है, तो अनिल जी बाजार इसी तरह पलट जाता है। और सबसे ज्यादा अनिल जी मुझे पीड़ा हो रही है लाल पैथलैब और ये जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, इनकी पिटाई देखकर। तो अनिल जी एक ही दिन में बाजी पलट जाती है। तो अनिल जी कुछ भी गारंटीड नहीं है, कुछ भी ये नहीं है कि हमेशा टिका रहेगा। बात तो सही है, जबकि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, अचानक से मतलब ऐसा। अनिल जी एक निजी सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो पूछना। यहीं पर पूछेंगे या अलग से फोन करके? क्योंकि नहीं, अगर देखो, अगर प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहिए तो फिर लाइफलाइन यूज करें, फोन है फ्रेंड। लेकिन पूछिए मुझे, कुणाल जी पूछिए। अनिल जी देखिए, मेरे और राकेश जी में एक वाद विवाद चल रहा है। तो राकेश जी का अनिल जी ये तर्क है कि अनिल जी जिस दिन बाजार बढ़ता है उस दिन ज्यादा खुश होते हैं। हाँ। मेरे और राकेश जी में अनिल जी कि उनका ये कहना है कि भाई बाजार बढ़ने पर अनिल जी ज्यादा खुश होते हैं। हाँ। और अनिल जी आज आप खुश नजर आ रहे हैं, तो अनिल जी इसकी वजह बाजार का बढ़ना है, त्योहार है, या कल की छुट्टी है? तो अनिल जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें चौथा कारण नहीं लिखा आपने 3 वाले में कि बाजार का बढ़ना। एक तो ये कि क्या आज बाजार का बढ़ना, दूसरा त्योहार, तीसरा कल की खुशी। ABCD का है इसमें? कल की छुट्टी। हाँ, वो तो C हुआ। ABCD का है, डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल द अबव अनिल जी। हाँ, ऑल ऑफ द अबव तो वही वाला है। देखो, 3 ही ऑप्शन है। इतनी भर के खुशी तो एक ही चीज से थोड़ी निकलती है, बहुत सारी चीजें होती तब निकलती है। और चौथा एक और एक थोड़ा सा वो बता दूं, अब आपने पूछा तो बोल देता हूँ, निजी सवाल पूछा। थोड़ा सुबह जो अंदाजा लगाया था, और कल क्लोजिंग में जब हम यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट करके जाने का वक्त नहीं है, अब यहाँ पर खरीदने का वक्त है। खरीद ना पाए तो कम से कम बेचे ना, पोजीशन है उसे होल्ड करें। आज सुबह 3 कारण जो दिए थे कि जिस वजह से तेजी बनेगी, अब हो गई तो थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी चौथे कारण की, वो भी गिन लीजिए। तो कभी कभी जब बाजार में अंदाजा ठीक लग जाता है तो थोड़ा वैसे ही खुश ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल कारण तीनों हैं, कल की छुट्टी भी, नया साल, और बाजार में हरियाली, और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह कह ही रहा था, मैं और दीप हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। जो ग्रीन टाइप्स जो हम पहन सकते थे, पहन के दोनों ही आ गए। आज देखिए मजबूत तो है ही बाजार, बहुत बढ़िया क्लोजिंग होती दिख रही है। 14,500 के पार निकलता हुआ अब निफ्टी, और 31,800 के करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी भी। दमदार एक्शन बाजार में इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। जय ठक्कर है तैयार एक और दमदार कैश का ऑप्शन के साथ। एक और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सुबह का कैश का ऑप्शन तो याद है ना आपको, 14,450 का कॉल ऑप्शन जो खरीदने की राय, सटीक, बैंग ऑन, तगड़ी, शानदार। आइए जय के लिए बिल्कुल। स्वागत है जय आपका, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे अब? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 31,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 675 के आसपास ये चल रहा है। 31,800 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 22 अप्रैल की एक्सपायरी का 675 पे खरीदना है। अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है 440 पर, 440 पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली, बट देन पहले से, बट देन ये ट्रंकेटेड वीक भी है। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का हम लेकर चल सकते हैं। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो है 815 का, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 925 का। 815, 925, ये 2 टारगेट्स के लिए 31,800 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि जो हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, खास कर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और बैंक निफ्टी में, वो और भी चल सकती है। तो ऊपर में लगभग 32,000 प्लस के लेवल्स हमें इमीडिएटली देखने मिलेंगे। परफेक्ट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी 31,800 कल, मतलब परसों की एक्सपायरी वाला नहीं, अगले हफ्ते वाला है ना? एब्सोल्युटली अनिल जी, 22 अप्रैल की एक्सपायरी का। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल राय इस वक्त।
आइए विश्वेश जी, आपसे एक सवाल है, और सवाल ये कि कल विश्वेश जी ने दिया था ना वो कॉल निफ्टी पर का कॉल ऑप्शन खरीदने का, तब मैंने फिर आशीष सर को भी पूछा था कि कोई स्प्रेड दे। विश्वेश जी, आपका ही था ना वो कॉल? जी बिल्कुल सर, हमने दिया था 14,400 का कॉल ऑप्शन। हाँ 14,400 का था। हाँ याद आया आपको? फिर मैंने आशीष सर को बोला कि आपके सर पे बंदूक रख के अगर पूछा जाए, ज़बरदस्ती आपसे लिया ही जाए कि एक स्प्रेड बना के दीजिए, याद आ गया आपको? जी जी बिल्कुल सर। तो वो स्प्रेड जो कल आशीष सर ने बनाया, वो स्प्रेड और आपका कॉल ऑप्शन दोनों कमाल कर गए हैं। और हमारे एक दर्शक है SK ठाकुर साहब, उन्होंने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आशु जी के सर पर बंदूक रखने के लिए धन्यवाद, हमें हमारी फिरौती का पैसा मार्केट से मिल गया है, आपसे अनुरोध है आशु जी को छोड़ दे। विश्वेश जी, छोड़ दिया जाए आशु जी को, टारगेट हिट हो गए। देखिए मैं तो ऐसा मानता हूँ, अगर मंदी हो तो आशु जी को ब्लेम करने का, हाँ। अगर तेजी हो तो उनको बोलने का कि आपने तेजी क्यों नहीं की है। तो मुझे तो लगता है हमारे पैनल में आशु जी अकेले जिनको दोनों बाजू हम ब्लेम कर सकते हैं। तो जब भी ब्लेम करना हो तो राकेश जी, बंसल जी और हमारे आशु जी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। चलिए जी, इस बीच आशु जी कहीं भी रहे, कान तो है ना उनके, आंख नाक कान तो बिल्कुल जी बिजनेस पे लगे रहते हैं। देखो बात करते करते आशु जी ने बोला कि ये स्प्रेड में 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाइफ एंजॉय कीजिए। 15,300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 15,500 का बेचिए, 14,300 का खरीदिए, 14,500 का बेचिए। और 14,500 पे जैसे आया, मुझे आशु जी की याद आ गई, मैंने कहा कि 14,500 पे आ गया तो इसको स्प्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट बुक करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। आशु सर की तरफ से भी आपको जो कॉल मिली, कभी कभी सवाल ऐसे पूछने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी भी, ताकि आपके अंदर का जो बेस्ट है, एकदम बेस्ट से बेस्ट, सबसे बढ़िया, वो हमारे एक्सपर्ट्स के अंदर से बाहर निकल कर आए, जिसका फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को हो जाए। तो चलिए, ये एक और बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। बताएं जय। अनिल जी, ऑटो सेक्टर में दमदार मोमेंटम है आज, और बजाज ऑटो का 3650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, जो करीब अभी 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, ये खरीदना चाहिए ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 57 पर। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है वो है 102 का, सेकंड टारगेट बनेगा 130 का, 102, 130। सेकंड टारगेट थोड़ा अग्रेसिव है अनिल जी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज ऑटो में बहुत ही एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकता है। और ऊपर में लगभग मैं 3750 से 3800 तक के लेवल्स देख रहा हूँ इन कमिंग डेज इटसेल्फ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑटो लगभग 10,000 तक के लेवल्स हमें दिखा देगा, 10,000 से लेकर 10,100 के। सो बजाज ऑटो में अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। और निफ्टी ऑटो में अनिल जी कोई भी डिप आए, सो आई थिंक ये स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी ऑटो बॉटम आउट हो चुका है। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स हो गए हैं बॉटम आउट। और देखिए आज की तेजी तो वही रिफ्लेक्ट कर रही है, अब आगे सस्टेन होता है कि नहीं ये बड़ा सवाल है। पर जय का भरोसा है बजाज ऑटो पर, नजर रखिए। 3650 की कॉल खरीदने की राय आपको जय फिलहाल दे रहे हैं। देखते हैं सुमित जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है भारती एयरटेल। हमने 520 पे भी रिकमेंड किया था और अब वापस से यहाँ पे रिकमेंडेशन में आ रहा है। भारती एयरटेल में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारती एयरटेल में एक अच्छा खासा क्लियर कट नेटवर्क आ चुका है और अब ये स्टॉक धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। भारती एयरटेल यहाँ पे 535 35.5 के आसपास यहाँ पे बाय बनता है। भारती एयरटेल में जो नीचे में सपोर्ट है 521 रुपए का है और यहाँ से स्टॉक मेरे को लग रहा है ऊपर में इमीडिएटली इस बारी 550 का पहला टारगेट दिखाएगा और 550 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है तो फिर इसी मूव के अंदर ये 570 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। भारती एयरटेल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 521 का स्टॉप लॉस लगाना है। 550 से लेके 570 के टारगेट आने वाले दिनों में भारती एयरटेल में देखने को मिल सकता है। 540 वाला कॉल ऑप्शंस के जरिए भी लिया जा सकता है जो कि 10 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपए 50 पैसे का, ऊपर में टारगेट बनेगा 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक का। 2 से 3 दिनों में ये मूव देखने को मिलना चाहिए। भारतीय एयरटेल का 540 का कॉल लेके काम कर सकते हैं या स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं। 550 से 570 के टारगेट्स के लिए यहां से स्टॉक बढ़िया दिख रहा है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो भारतीय एयरटेल पर करने की है आपके
आपको खरीदारी। अभी अभी आशु जी की बात चल रही थी और आशु जी की बात हो तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली चर्चा में आता है। निचले स्तरों से थोड़े फार्मा स्टॉक्स भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। सिप्ला, कैडिला दोनों पर निचले स्तरों से आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है। टोरेंट फार्मा पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है और ग्लेनमार्क तो सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर आ रहा है। सन फार्मा रिकवर हो रहा है। साथ ही आईटी स्टॉक्स पर भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी है। टीसीएस, विप्रो दोनों पर नजर डालिए। वैसे दबाव बना हुआ है पर निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी दिखा रहे हैं। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज पर आपसे राय जानना चाहूंगा। कल अच्छी तेजी रही पर आज ऑलमोस्ट कल की गेंस को रिवर्स किया है काउंटर ने। अब क्या राय बनती है डॉक्टर रेड्डीज पर सर? जो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी भी अच्छा है। पोजिशनली मुझे लगता है अभी भी बाय करके चलना चाहिए। थोड़ा सा नीचे बिल्कुल आ सकता है। मुझे लगता है 4700 जब तक होल्ड करता है मोमेंटम अभी भी बरकरार रहेगा। मेरा 5200 5300 तक की मैं अपसाइड देख रहा हूँ पोजिशनली। एक दो दिन की बात नहीं है, कुछ हफ्तों में जो आना चाहिए ऑन द डाउन साइड 4700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 4700 का एक सपोर्ट है। अभी भी जो पोजिशनल व्यू है तेजी का वो बरकरार है बट आज डेफिनेटली आपने रोटेशन होते हुए देखा है। कल की ऑलमोस्ट पूरी तेजी को आज काउंटर ने रिवर्स करा है। इस समय आखिरी 10 मिनट बाकी हैं। बाजार डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जल्दी चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, कुछ नहीं बदला है बाजार में लास्ट टाइम जब से स्ट्रैटेजी ली थी, बस थोड़ी बाजार में और तेजी आ गई है उन लेवल से। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स मामूली से बढ़त है, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट है। यूरोप में ठीक ठाक एक्शन है, माइल्ड पॉजिटिव दिख रहा है। कच्चे तेल में जो रिबाउंड है अब 64 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। गोल्ड पर अभी भी दबाव बना हुआ है जो 2 दिनों से गिरावट आती हुई दिख रही है। रुपए की भी एक बार बात कर लेते हैं सर। 75 के पार आज है रुपया, कल भी गया था पर आज 75 के पार होल्ड कर रहा है, तो रुपए पर दबाव जो है वो भी आते हुए दिख रहा है। बताएं सर क्या करके जाना चाहिए? दीप, देखिए, नई पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए अब इस वक्त तेजी के लिहाज से। उसका रीज़न ये है कि आप जहां बंद हो रहे हैं ना वो एकदम जिस लेवल तक आपको रिकवरी देखनी है बाजार में उस रिकवरी के हायर एंड पर बंद हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आपको याद है कल सुबह ही हम बात कर रहे थे, कल दोपहर में भी, कि 14,250 के आसपास जब निफ्टी पहुंचा तो 14,500 14,575 ये रेंज है जहां तक रिकवरी होनी। तो इस रिकवरी में 75 पॉइंट की स्टीम तो और बाकी है। उसके बाद रिकवरी तब बनेगी जब ग्लोबल बहुत मजबूत हो जाए, एफआईएस की खरीदारी आ जाए, कोरोना कम हो जाए, ये सारी चिंताएं थोड़ी कम हो जाए तो और रिकवरी बनेगी। अदरवाइज आपको 14,500 14,575 पर एक बार रुकना चाहिए और वो रुकना बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। जहां पर एक बार शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, थोड़ी निचले स्तरों पर खरीदारी होगी, वहां पर रुकेंगे तो आप उस रेंज में आ गए। तो अब कल की छुट्टी है और लॉकडाउन का खतरा भी है। अब लग जाए तो लग जाए, यू नेवर नो। मुंबई महाराष्ट्र में बातें चल रही है, नहीं लगा तो फिर अलग बात है और कोरोना काबू में आए तो फिर परसों गैप से भी हो सकता है। तो वो रिस्क आप लेकर चल सकें तो ही ठीक है, और अगर उतनी रिस्क नहीं रखनी है तो फिर आप परसों ज़्यादा अच्छे से फ्रेश खरीदारी करें। जो आपकी खरीदारी की हुई है उसमें आप सिंपल एक काम कर लीजिए, 14,300 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर अपनी हेजिंग कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर आप 31,000 के आसपास का पुट ऑप्शन खरीद के हेज कर लीजिए, तो आपकी हेजिंग की हेजिंग हो गई। दूर का ऑप्शन दे रहा हूँ 31,500, और जिनको थोड़ी रिस्क कम रखनी हो 31,500 का पुट ऑप्शन खरीदें। तो फ्रेश खरीदारी परसों की जाएगी। जिन लेवल्स पर आप बंद हो रहे हैं वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए नई खरीदारी नहीं। अगर आपने आज इंट्राडे में खरीदारी की है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से बैठिए। और अगर आपके पुरानी पोजीशन में अपने भाव के नज़दीक आ रहे हैं, एक बार हल्का कर लीजिए, वापस परसों देख लीजिएगा। और एक और स्टॉक जो डीएलएफ हमने खरीदारी करने की राय दी थी कल के 2000 में, वो भी लगभग उस प्राइस के आसपास है। 255-56 के आसपास खरीदारी की राय दी थी, 257 उसके आसपास है। रिस्क कम रखनी हो ओवरनाइट 2 दिन की तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर लीजिए, परसों की परसों देखी जाएगी। तो जितना कम रहेंगे, जितना हल्का रहेंगे उतना बेहतर है। जी दीप। ओके, जितना हल्का रहेंगे उतना बेहतर है, बट बाजार का मूड माहौल एकदम ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है इस समय। और थोड़ा अपसाइड जो इस रिकवरी का हिस्सा बनता है वो आपको आते हुए दिख सकता है। तो नज़र रखेंगे किस तरह से एक्शन है इस समय, बट बाजार में तेजी का माहौल है। कल के विपरीत एकदम मूड माहौल आज आपने बदलते हुए देखा है। तो ये है राय इस समय अनिल जी की तरफ से। आइए कुछ स्टॉक्स जल्दी से उन पर भी चेक ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ जाएं। ग्लेनमार्क, बंसल जी जरा इस पर राय दें। मैं बात कर रहा था अभी फार्मा शेयर्स में रिकवरी आ रही है और ग्लेनमार्क डेज हाई पर है। आपकी चार्ट कॉर्नर पिक थी 2-3 दिन पहले और आई थिंक टारगेट के करीब भी ग्लेनमार्क उसके आते हुए दिख रहा है, 3.5% ऊपर। क्या राय है इधर?
देखिए दिवांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और ये स्टॉक काफ़ी बड़ी री रेटिंग दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो जिनका बाय एंड होल्ड का नजरिया है वो होल्ड करें, एक बार होल्ड करें और एक बार ये 535 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब एक काफ़ी बड़े लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और हमने जब रिकमेंड किया था उसके बाद 537 के लेवल्स भी यहाँ देखने को मिले थे। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसको डिलीवरी में होल्ड करना चाहिए। 535 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद यहाँ काफ़ी बड़ा अपसाइड का ब्लास्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो बाय एंड होल्ड स्टॉक है ग्लेनमार्क का आपके लिए। डिलीवरी लेकर इसे होल्ड करें, थोड़ा भरोसा रखें, आगे जाकर आपको अच्छे रिटर्न के काउंटर दिखा सकता है। टाइटन पर भी थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है कल की गिरावट के बाद, ये स्टॉक भी आपको रिकवर होते हुए दिख रहा है, इस पर भी नजर रखिए, आगे जाकर कैसा एक्शन आपको दिखेगा। मारुति पर भी एक राय लेना चाहूंगा विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी, मारुति पर कोई व्यू इस समय? बाकी ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले इसने अंडर परफॉर्म करा है, पर आज की रिकवरी में मारुति भी आगे रहा है। क्या राय बनती है 6850 के लेवल्स पर? देखिए, प्योरली ऑन द प्राइस बेसिस आज का जो पैटर्न है वो बहुत ही बुलिश है और मैं जय के साथ पूरी सहमति में हूँ कि आज ऑटो में कुछ मेजर चेंजेस हुआ है। और स्पेशली अगर मैं टू व्हीलर स्पेस में बात करूँ तो बजाज के साथ हीरो मोटर भी बहुत ही बेहतरीन क्लोज दे रहा है। टू एन एक्सटेंट वी कैन कॉल कि जो पूरा डिक्लाइन ही खत्म हो गया है। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है मारुति का जो रेजिस्टेंस बैंड है वो 6900 7000 के आसपास है, वो टेस्ट कर सकता है एंड आई वुड बी मोर कंफर्टेबल उसके ऊपर जाए तो अगर बाय करना है तो टू व्हीलर बाय करे, मारुति ना बाय करे, मतलब बजाज बाय करे या हीरो बाय करे। मारुति 7000 के ऊपर टिके तो ही बाय करे। तो ये मेरा ऑटो के ऊपर व्यू रहेगा। तो मारुति स्ट्रॉन्ग उतना नहीं लग रहा है बाकी ऑटो के मुकाबले। बजाज ऑटो ज्यादा प्रेफरेंस है। टाटा मोटर्स में हम अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। मदरसन सुमी एक और स्टॉक है जिसने अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। जी अनिल जी, क्लोजिंग की तरफ, डेज हाई की तरफ। चोपड़ा साहब, टू व्हीलर खरीदना है या फोर व्हीलर? देखिए, पर्सनल मोबिलिटी की बात करें तो मुझे टू व्हीलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो हीरो, मोटोकॉर्प, बजाज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय पे चार्ट्स में। और इसके साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं वहाँ पर भी जैसे मदरसन सुमी की हमने बात करी। अगर आप मारुति की बात करें, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए और कंसोलिडेशन के पश्चात ही ये चलेगा। अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं मारुति के और किस तरह के नंबर्स पोस्ट करता है, उसके बाद। मगर फिर भी अगर आप मेरे से प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मुझे टू व्हीलर्स ज़्यादा पसंद हैं एज कम्पेयर टू फोर व्हीलर्स। अगर आप ऑटो क्षेत्र में मेरी एक और पसंद पूछना चाहते हैं तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा ज़्यादा अच्छा लगता है। M&M ज़्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू व्हीलर स्टॉक्स भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, मजबूत नज़र आ रही है। आज की क्लोजिंग जो अब होने की तैयारी में, आखिरी 3 मिनट बेचे, माय गॉड, 14525, बहुत ही शानदार क्लोजिंग। आखिरी मिनटों में निफ्टी भी अपनी जो थोड़ी बढ़ने में पीछे रह गया, उस पर अब आगे आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी तो पूरे 1000 पॉइंट बढ़ने की तैयारी में, 975 अंक मजबूत है आज के सेशन में। और आज भी तस्वीर ऐसी है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब भी काफ़ी कमजोर। डॉक्टर लाल पैथ 12%। बंसल जी, 12% गिरने की चार्ट के अलावा कोई वजह बनती है? नहीं अनिल जी, फंडामेंटली तो अनिल जी कोई वजह नहीं है, काफी बड़ा था। और एक चीज है अनिल जी, बिना वजह तो देखिए अच्छे आईटी स्टॉक जैसे भी आपने बोला था सब अच्छे बच्चे थे, वो सब गिर रहे हैं। तो ये डॉक्टर लाल पैथ लैब तो काफी दिनों से नॉन स्टॉप चल रहा था, तो एक टेक्निकल करेक्शन ही लगती है। इसके अंदर भी एक टेक्निकल करेक्शन लगती है, करेक्शन थोड़ी ज्यादा आ गई है एज कम्पेयर टू आईटी स्टॉक्स। ओके, आईटी स्टॉक्स के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा जरूर से ज़्यादा तेजी हो गई थी, वो हल्की होती हुई दिख रही है। यही हाल ज़्यादातर आईटी और फार्मा स्टॉक्स का है। लेकिन सेल, जिसको सेल नहीं करना है, लगातार बार बार कहते आएंगे हमारे सुमित जी टॉप गेनर है 8% आज फिर से। सेल नहीं करना है ना? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। देखिए बीच में छोटे मोटे डिप और छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, लेकिन स्टॉक को होल्ड करके चले। जब तक मेटल में तेजी जारी है, सेल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनके बना रहेगा और 100 का आंकड़ा जल्दी ही पार करेगा और 100 के ऊपर के लेवल दिखाएगा। तो बिल्कुल इसमें डिप्स में खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है।
ओके, तो ये है सेल में आपके लिए खरीदारी करके चलने की राय। लेकिन सेल के साथ ही एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, वो है BEL सरकारी कंपनियों में। यहां पर 126 रुपये के आसपास के लेवल्स हैं। नितिन जी, BEL के चार्ट्स में कुछ दम है या ठंडा है, स्टॉक छोड़ दें? देखिए फिलहाल एनर्जी सपोर्ट है काफी अच्छा 122 120 का, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए 128 29 की रेंज में बाउंस मिलना चाहिए। तो ये लेवल है, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म एक बाउंस प्ले कर सकते हैं। 128 129 ऐसे टारगेट होंगे और 120 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए BEL पर राय। PSU स्टॉक्स आज जबरदस्त एक्शन में रहे हैं। PSU बैंक्स ऑफ कोर्स बढ़िया रिकवरी आई है, बट बाकी PSU काउंटर्स पर भी आपने अच्छी मूव आती हुई देखी है। मेटल्स, ऑटोज आज के शानदार परफॉर्मर, साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल्स, यहां से मिली है बाजार को स्ट्रेंथ। M&M, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, JSW स्टील, यहां पर अच्छा एक्शन रहा। HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, यहां पर बढ़िया रिबाउंड। हिंडाल्को, टाटा स्टील, यहां पर भी अच्छी तेजी। और इंश्योरेंस स्टॉक्स SBI लाइफ, HDFC लाइफ, यहां पर भी आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है। सिर्फ IT स्टॉक्स और फार्मा, यहां पर ही सबसे ज्यादा दबाव था। डॉक्टर रेड्डीज कल का बड़ा गेनर, आज 4% नीचे बंद हुआ। TCS नतीजे तो ठीक ठाक रहे, बट शायद बाजार और भी ज्यादा अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहा था। 4% नीचे बंद। टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, यहां पर गिरावट। और इन्फोसिस हल्की सी रिकवरी, 1400 के लेवल्स पर क्लोज हो रहा है। कल आएंगे इसके नतीजे और साथ ही बायबैक के फैसले पर भी हमारा इंतजार रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर डालिए, आज कुछ नहीं किया इसने बाजार में, 1% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। तो कह सकते हैं कि निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट रिलायंस की तरफ से भी आपको आते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो सबसे बड़ा गेनर सेल, जैसे कि अनजी कह रहे थे, पर फाइजर यहां पर अच्छा उछाल। L&T फाइनेंस कल के ब्रेकडाउन के बाद बढ़िया रिबाउंड। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अपोलो टायर्स, IDFC फर्स्ट बैंक, मदरसन और पीरामल, यहां पर भी अच्छी तेजी, बट बड़ा ब्रेकडाउन आया है डॉक्टर लाल में, 11% नीचे बंद। कोफोर्ज, L&T टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री। तो अनिल जी, IT और चुनिंदा फार्मा शेयर्स में थोड़ा रोटेशन हुआ है, बट बढ़िया रिबाउंड बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मेटल्स और ऑटो काउंटर्स में सर। जो कल बढ़े थे आज गिरे हैं, जो कल गिरे हैं आज बढ़े हैं, बराबर हिसाब। तो कल कुछ और लोग खुश थे, आज कुछ और लोग खुश हैं। कल कुछ ज़्यादा लोग दूसरे दुखी थे, आज कुछ ज़्यादा लोग दूसरे दुखी हैं। लेकिन ये खुशी और गम वाला माहौल चलता रहेगा, लेकिन इसको देना है विराम एक दिन के लिए। कल है बाजार बंद, परसों फिर से मिलेंगे। आपके लिए होगी वीकली एक्सपायरी भी, लेकिन उससे पहले आज बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दिया जाए। और शाम 5 बजे का जो हमारा कार्यक्रम है, आपकी खबर आपका फ़ायदा, यहाँ पर एक बेहतरीन डिस्कशन होने की तैयारी में। कोरोना का जो ये नया स्ट्रेन आया है, ये नए नए रूप बदल रहा है। अब एक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस नए स्ट्रेन ने जो RT-PCR वाला टेस्ट करते हैं ना अपने, उसमें भी ये आता ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि आपने RT-PCR करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट तो आई नेगेटिव, लेकिन बाद में जब CT स्कैन करवाने जाएं तो पता लगा कि अरे ये कोरोना ने तो आपके लंग्स ख़राब कर दिए। ऐसा हो रहा है, काफ़ी लोगों को हुआ है। तो अब इससे बचना कैसे? और दूसरा सवाल है कि फिर अगर RT-PCR में पकड़ में नहीं आ रहा, तो क्या साथ साथ में पहले ही CT स्कैन भी करवा लें कि भाई जिसको कोई खांसी वांसी और लंग्स का इशू ज़्यादा हो रहा है, तो खांसी वगैरह के मामलों में इंतज़ार करें या तुरंत प्रभाव से CT स्कैन भी करवा लें। नए स्ट्रेन का ये जो खतरनाक रूप है, इसको लेकर जो आपके दिमाग में तमाम सवाल हैं, इसके जवाब देने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक नांगिया साहब हैं और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित साहब। तो आज देखिए हमारी ये खास पेशकश 4:56 पर, रिपोर्ट नेगेटिव फिर भी कोरोना पॉजिटिव। तो ये है विशेष शो। ओके, उसके बाद है मनी गुरु। म्यूचुअल फंड की 9 ऐसी कैटेगरी की बात हम आज करेंगे जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक अच्छा दमदार मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डेट और इक्विटी कैटेगरी की वो फंड जो आपके निवेश के लिए नवरत्न बनकर आ सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसलिए समझे ना आप, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, नया साल है, तो निवेश के नवरत्न आपको बताएंगे। तो पोर्टफोलियो के नवरत्न आज शाम की ये हमारी खास पेशकश ज़रूर देखिएगा। और रात 8 बजे इंडिया 360 पर आज होंगे ढेर सारे मुद्दे। सबसे पहले तो वो 10 राज्य जहां कोरोना बेहाल था, वो तो है ही, छोटे राज्यों में भी अब तेजी से फैल रहा है। तो आज की कवर स्टोरी है कोरोना का जाल, अब छोटे राज्य बेहाल।
मुंबई में टेस्टिंग के लिए 3-3 दिन से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज आप बोलो 3 दिन बाद टेस्टिंग होगी और उसके बाद 3 दिन 2 दिन बाद आएगा रिजल्ट। टेस्टिंग के लिए मारामारी, मारामारी ये हमारा मुंबई का शब्द है, मारामारी। तो ये मुंबई में जो टेस्टिंग की मारामारी है उस पर ये विशेष रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी। स्पुतनिक के बाद अब बारी है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की, क्योंकि दुनिया की हर एक बढ़िया वैक्सीन भारत में मंजूरी के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। तो ये एक खास खबर देखेंगे, भारत में दुनिया की हर वैक्सीन अब आने की तैयारी में। और थोड़ा बहुत एक्शन तो राजनीति का भी होना चाहिए। मार्केट कोरोना के बाद माफ़ कीजिएगा, बाहर क्या कुछ चल रहा है। बंगाल चलेंगे, जहां इलेक्शन कमीशन के बैन के बाद शुरू हो चुकी है ममता दीदी की धरनागिरी। आप भी अपनी सारी राय, सुझाव, जो खबर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, विस्तार से देखना चाहते हैं, #ZEE-India360 पर अपनी राय भेजिए और बनिए हमारे शो का हिस्सा। तो ये है आज का पूरा एक्शन। मिड वीक हॉलीडे, बुधवार कल है, बाजार बंद, छुट्टी का दिन है। और वैसे भी बुधवार के दिन बाकी सबको तो छोड़ दें, सुमित जी तो आधा दिन ही काम करते हैं, बुधवार के दिन सुबह वाले शो में होते हैं, दोपहर वाले में होते नहीं। तो आपके लिए हाफ डे सुमित जी, बाकी सबके लिए फुल डे की छुट्टी कल के लिए। लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त है, परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, नितिन जी और चोपड़ा साहब, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एक बार फिर से आप सबको और हमारे सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।